मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि जब 2023 में कराची में आयशा मंजिल के पास फर्नीचर मार्केट में आग लगी थी ना, तो उसके बाद ऐसा कोई वाक़या हमारे सामने ना आए कि जिसमें मुझे कहना पड़े कि काश इंतज़ामिया की ऐसी कोई गफलत हमारे सामने ना आए कि जिसमें हम ये देखें कि जब उस फर्नीचर मार्केट में जब आग लगी थी तो उसके साथ जो रिहायशी इमारत थी उसने वो आग जो है वो आग उसके अंदर भी चली गई थी, और उसके बाद जो लोग वहाँ पे रहते थे किस तरीके से उनकी जमा पूंजी, उनका घर, उनके ज़रूरी कागजात, उनकी घर की एक एक चीज़ जल के खाकसर हो गई थी। तो ये सोचा था कि अल्लाह ना करे कि ऐसा दोबारा कोई मोमेंट आया और ऐसी कोई ख़ास ट्रांसमिशन हम कर रहे हो ऐसे किसी सानहे पर। लेकिन 2026 में वो सारे काश मेरे सामने आके खड़े हो गए जब मैंने देखा कि कराची की गुल प्लाजा, और गुल प्लाजा मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं जिनका कभी कराची आना नहीं हुआ, अगर हमें अपने घर की कोई छोटी सी भी चीज़ लेनी होती ना, तो गुल प्लाजा एक ऐसी जगह है कि आप वहाँ का रुख करते हैं। आपने घर की बेडशीट लेनी हो, आपने घर के बर्तन लेने हो, आपने कपड़े लेने हो, आपने बच्चों के वाले से कोई चीज़ लेनी हो, आपने घर की डेकोरेशन के वाले से कोई चीज़ लेनी है, आपने घर के पर्दे लेनी हो, मतलब घर की हर चीज़ जो है ना जब आप लेनी होती ना तो आप गुल प्लाजा जो है उसका सोचते थे कि जी गुल प्लाजा जाएंगे। और कल हमने सारे हफ्ते की रात को ये देखा कि न जाने कितनी ऐसे लोग, तकरीबन 1200 से ज़्यादा दुकानें थी वहाँ पर जो कि जल के खाकस्तर हो गई हैं। कितने वहाँ पे लोग मौजूद थे, ऐसी ऐसी फैमिलीज वहाँ पे शॉपिंग के लिए गई थी। आपको पता भी है शाबान का महीना आने वाला और उसके बाद रमज़ान का महीना, तो लोग पहले से शॉपिंग शुरू कर देते हैं। तो न जाने कितनी वहाँ पे शॉपिंग चल रही थी, कितना उन्होंने वहाँ पे माल इकट्ठा करके रखा हुआ था, कितना लोगों के लिए मुश्किल था कि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को छोड़ के वहाँ से बाहर निकलते। मेरा एक बार गुल प्लाजा जाना हुआ तो मैं बताएं कि मैं मेज़राइन पे लोग कहते हैं कि ज़्यादा तबाही मची है। जितना मेरा कद है, मेरे कद से 1 फुट ऊपर ही, अगर मैं आपको बेसमेंट का बताऊं जो नीचे वाला ग्राउंड है, फ्लोर है, तो वो थी। मतलब सांस नॉर्मल दिनों में भी ना अगर लोग ज़्यादा हो तो आपको सांस नहीं आता। सिर्फ एक लहजे के लिए इमेजिन करें कि वहाँ पे आग लगी हो, वहाँ के जो दरवाजे हों वो उनमें से 3 बड़े दरवाजे बंद हों, देन एक दरवाज़ा खोला हो, तो वहाँ के लोगों की हालत क्या होगी। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो छोटे बच्चे मौजूद थे, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया से, अल्लाह करे एक फैमिली जो वहाँ पर मौजूद थी, 9 महीने की हामला खातून भी वहाँ पर शॉपिंग के लिए गई हुई थी। अल्लाह करे किसी मौजा हो जाए और किसी मौजे के नतीजे में वो वहाँ से बाहर आ जाए, वरना तो ये भी कहना पड़ेगा कि हाँ, अल्लाह न करे ना करे कि जो दुनिया में नहीं भी आया था वो भी दुनिया से चला गया इस आग के नतीजे में। तो जिम्मेदार कौन है और अब तक क्या कुछ हुआ है, तो कुछ 14 अफराद जो है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जो शहीद हुए हैं इस साने में। शाहनवाज कादरी हमारे रिपोर्टर जो कि गाहे बगाहे हमें हमारी ट्रांसमिशन में आगाह भी कर रहे हैं, यही सवाल हम आज पूछ रहे हैं कि कराची तो सबका है, लेकिन कराची का कॉर्नर स्टूडियो में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमीदुर्रहमान काजी हसन साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, और गाहे बगाहे वहाँ से तमाम तरह इत्तलात हम तक लेकर भी आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद मुबीन साहब मौजूद है जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से हैं, और साथ में हमारे साथ मोहम्मद काशान है जो कि फायर ऑफिसर हैं। शाहनवाज कादरी हमारे रिपोर्टर जो कि गाहे बगाहे में तमाम तरह सिचुएशन से आगाह करें, वो इस वक्त जाए सानिया पे मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शाहनवाज, ये बताएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। 7 बजे के करीब तो हम ये देख रहे थे कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर आग एक बार फिर से भड़क उठी थी, क्योंकि रात से कूलिंग का प्रोसेस है वो भी जारी था। अभी क्या आप ताज़ा सिनेरियो देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं एम इंजीनियर रोड पर उसी गुल प्लाजा के सामने मौजूद हूँ जहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आतिश ज़दगी में अब तक 14 जो है जाने जा चुकी हैं। ताज़ा तरीन अपडेट तो मैं आपको मुसलसल दे ही रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ फायर अफसर मौजूद है। ज़फ़र खान साहब से ये बात कर लेते हैं कि सर अभी हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है, कितने टाइम लगेगा इसको आग बुझने में, और अंदर कितने लोग फंसे होंगे? देखें, आग तो 80 से 90% जो है वो बुझ चुकी है, और कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से वो कभी कभी फ्लेम जो है वो नज़र आता है आपको। बाकी हीट और धुआं भी आप देख रहे हैं कम हुआ है, ये वजह है कि आग कम हुई है तो ये हुआ है। तो इसको तो हम कल रात को भी जो है वो कूलिंग का अमल हमने करते रहे और इमारत को पानी बाहर से मारते रहे ताकि ये इसको ठंडा किया जा सके और धुएँ को कम किया जा सके। और चूँकि इमारत आपके सामने बैक साइड से और फ्रंट से दोनों साइड से गिर चुकी है और इस बिल्डिंग में कई क्रैक्स आ चुके हैं,
तो लेकिन उसके बावजूद जो है हम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिस्क लेकर कुछ थोड़े से टाइम के लिए अंदर हम जाते हैं, जो पॉकेट्स हमें पता चलते हैं जहाँ पे निशानदेही होती है कि बॉडीज़ हैं, तो हमारी टीम अर्बन सर्च की और हमारी फायर की रेस्क्यू की टीम वहाँ जाके ऑपरेशन करती है और वहाँ से जो भी बॉडीज़ हैं उसको रिकवर करती है। और कल रात में भी हमने कुछ बॉडीज़ इसी बुनियाद पर रिकवर करी है। जो क्या मुश्किलात हैं, ये आग मुकम्मल तौर पर ठंडी क्यों नहीं हो पा रही, और कहा जा रहा था कि इस पर फोम का इस्तेमाल किया जाता तो पहले ये बुझ जाती, तो इसमें कितनी हकीकत है? हाँ देखें, जो फॉर्म की जब तक बात है तो जाहिर सी बात है ये ट्रिपल एफ फॉर्म हमने जो है वो वेरी फर्स्ट डे इस्तेमाल किया है, लेकिन चूंकि इसमें रॉ मटेरियल जो है वो मुख्तलिफ है, कपड़ा भी है, प्लास्टिक भी है, फॉर्म भी है, सारी चीज़ें इसमें मिलती थी और सारी चीज़ें इसमें थी, तो वो रॉ मटेरियल मुख्तलिफ है, तो वो तमाम के ऊपर जो है वो फॉर्म का यूटिलाइजेशन जिस हद तक मुमकिन था करा और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि पानी की रेंज जहाँ तक जा सकती है वो वहाँ तक जा रही है, क्योंकि हर पॉकेट नहीं खुला हुआ, क्योंकि इनकी खिड़कियाँ ब्लॉक से बंद हैं, चीज़ों से बंद है, तो पानी दीवार पे लगता है या इमारत के अंदर नहीं जाता। और अंदर जाने के लिए कोई आपको रास्ता मिल सका है? यहाँ पर कोई फायर एग्जिट मौजूद था, और अंदाज़न कितने लोग हो सकते हैं अंदर फंसे हुए भी? हाँ देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 56 के करीब लोग जो हैं वो मिसिंग है इसके अंदर, उसमें शॉपकीपर और शॉपिंग करने वाले सारे, तो यकीनन वो जो लिस्टिंग हुई है उसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स हैं उस पर हम कह सकते हैं कि अंदर लोग होंगे, यकीनन उनकी रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन हम सर्चिंग के जो मामला है, क्योंकि बिल्डिंग डेंजरस हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि हम अंदर फायर फाइटर्स को अंदर ले जाएँ और अंदर फायर फाइटिंग करें और अंदर सर्च टीम को ले जाएँ और वो जाके बॉडीज़ को सर्च करें, तो ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि इमारत की सूरत हाल ऐसी नहीं है। बिल्कुल, इमारत की सूरत हाल ऐसी नहीं है, और कल भी एक फायर फाइटर जो है शहीद हुआ है, तो ओवरऑल सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आग अभी भी चल रही है और तकरीबन 35 से 36 घंटे होने वाले हैं कि आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। कूलिंग का अमल जारी है, और अब से कुछ देर कबल ही हमने दिखाया अपने के नाजरीन को कि सेकंड फ्लोर पे एक बार फिर जो है आग भड़क उठी थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। इसमें अब तक 14 अफराद जो है जान की बाजी हार चुके हैं। आप तो यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताएं इमारत की हालत को देखते हुए, कल रात जैसे कि हमने देखा कि मौज़ाती तौर पर एक शख्स जो कि मोबाइल की टॉर्च से इशारा कर रहा था खिड़की से, और उसके बाद फिर पता चला कि हाँ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो कि ऑफ कोर्स जो जिंदा भी है। क्या इमारत की हालत को देखते हुए कोई उम्मीद है कि ऐसी और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं मलबे के तले दबे होंगे और जिंदा होंगे, ठीक होंगे? क्या कोई ऐसी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, जो बज़ाहिर नेकेड आई से हम देखें तो हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कोई जो है बच जाए, लेकिन मौज़ात होते हैं और अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी देता है उसको ज़िंदगी दे देता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जगह से ऐसे लोग निकले हैं जिसमें तसव्वुर में नहीं किया जा सकता था कि वो ज़िंदा होंगे। यहाँ पर कल एक वीडियो कॉल जो है सामने आई, एक ऑडियो सामने आई और कहा गया कि यहाँ पर कोई एक मस्जिद है, उसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं और वो ज़िंदा है। और कल रात में भी हमने देखा कि एक खिड़की के ऊपर कुछ लाइट्स जो है नज़र आई है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जो मोबाइल की लाइट जो है उसको ऑन किया है और सिग्नल देने की कोशिश की है। तो वो जो सारा ऑपरेशन था हमने लाइव दिखाया। फायर फाइटर्स ने जो है क्रेन के ज़रिए उस खिड़की तक पहुँचे, पहले एक खिड़की तोड़ी फिर दूसरी खिड़की तक पहुँचे, लेकिन जब अंदर गए और दाखिल हुए तो पता चला कि वहाँ पर कुछ लाइट्स ऐसी टॉर्च थी जो रिफ्लेक्ट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो है कोई लाइट जला रहा है। तो इस तरीके की जो सूरत हाल सामने आई, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है कि अंदर कोई जो है जिंदा होगा, सलामत होगा और किसी की आवाज़ आएगी। सबसे अहम बात यह है कि 1112 के पास लाइव डिटेक्टर होता है। अगर किसी की ज़िंदा होने का सबूत मिले तो वहाँ पर जो है सर्चिंग की जाती है, खुदाई की जाती है। लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है सूरत हाल ऐसी है कि इसके अंदर कोई जा नहीं सकता। 3 हिस्से इसके ऑलरेडी गिर चुके हैं और अगर खुदा ना करे मज़ीद ये गिर गई तो फायर फाइटर्स के साथ साथ और लोगों की भी जानें जाएंगी। तो कोशिश ये कह रही है कि थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, थोड़ा डिले किया जाए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाए और जब ये मुकम्मल ठंडी हो जाए उसके बाद 3 टीमें जो है इसके अंदर दाखिल होंगी और सर्च करेंगी और रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। और अब तक जो है इसी तरीके से जो है 2 मरतबा टीमें गई हैं, लेकिन अंदर हीट इतनी ज़्यादा थी और इतना सफोकेशन था। कूलिंग का प्रोसेस तो चले जा रही है, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। और जो आग लगी उसको हमने देखा कि किस तरीके से 33 घंटे के बाद उसको बुझाया गया, फिर कूलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, आग दोबारा से भड़क उठी। क्या अभी इस काबिल है, क्या फ़ौरन से मलबा, यहाँ पे इतनी बड़ी टीमें मौजूद हैं कि वह मलबा उठाएं और अभी से थोड़ा बहुत साथ में ये काम भी शुरू कर दें?
देखिए मैं आपको मेरे कैमरे मैन को कहूँगा, रिजवान को, आपको ये दिखाने में आपको मलबा नजर आ रहा होगा कैमरे की, अगर आपको आग दिखा रही हो सामने मलबा है, अगर इस मलबे को छेड़ा जाएगा ना तो ये ऊपर का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है जो थोड़ा सा ढलक चुका है और बिल्कुल बराबर वाली इस बिल्डिंग की तरफ अगर फोकस करके दिखाएं, रिम्पा प्लाजा के साथ ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है इसके साथ अटका हुआ है। अगर नीचे के मलबे को हटाने की गलती की गई तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ज़मीन बोस हो जाएगा और बड़ा सानिया होगा। तो जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एहतियात बरत रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि बहुत एहतियात से जो है यहाँ से सामान को जो है हटाया जाए और होल्ड किए जाए। बराबर वाला जो रिम्पा प्लाजा है वहाँ से भी कोशिश की गई है कि कुछ दीवार तोड़कर रास्ता बनाया जाए और ऐसा रास्ता बनाया जाए जो महफूज भी हो और कारामद भी हो। अंदर जो है रोशनी नहीं है, रोशनी का भी इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी होगा और प्रोफेशनल्स का ये काम है कि वो अंदर जाएंगे और सर्च एंड रेस्क्यू करेंगे और बॉडीज़ को वगैरह जो भी वहाँ मिलती है उसको निकालेंगे। सही, ठीक है। शाहनवाज, आप तमाम से सूरत हाल पर नज़र रखिएगा, हम आपसे हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम गाहे बगाए आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। कल जब गिरी थी ना आगे से तो काजी साहब वहाँ पे मौजूद थे और काजी साहब हमने आपकी लाइव वो कवरेज भी देखी कि जिसमें आपकी भी आवाज़ में मतलब खौफ था, क्योंकि जो आवाज़ थी पीछे से आई एम श्योर कि डैट वाज रियली रियली टेरिफाइंग। क्या मंजर था उस वक्त और मुझे बताएं आपकी आंखों ने क्या कुछ देखा यहाँ पे? देखिए, ये जब वाक़या हुआ तो ज़ाहिर ज़िम्मेदारी का तयन तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले उस इलाके को, उस जगह को कॉर्डन ऑफ करना यकीनी तौर पे इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये हमने फुकदान देखा कि अवाम जो कि वो समझ रहे थे कि कोई खेल तमाशा हो रहा है, वो जोक दर जोक आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, मोबाइल फुटेज बना रहे हैं और वो अपनी जान न सिर्फ ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि रेस्क्यू इदारों को जो काम कर रहे हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा कर रहे हैं। बार बार उनसे अपीलें की जा रही थी, कहा जा रहा था कि खुदारा पीछे हट जाएं। इसका मतलब है निज़ामिया के साथ साथ लोगों की भी बेहसी देखिए आप। बेशक इसमें लोग भी अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है और वो उनसे बार बार अपीलें किए जा रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाएं ताकि आपकी जान को भी खतरा ना हो। जब हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे तो जब ये इमारत की हालत तो इस हद तक मखदूश हो चुकी थी कि किसी वक्त भी गिर सकती थी और जिस वक्त ये इमारत का एक हिस्सा गिरा है उस वक्त भी आवाम और लोग करीब थे। हालांकि रेस्क्यू इदारों ने अपने एहलकारों को उसकी सूरत हाल देखते हुए कुछ पीछे धकेल लिया था, उनको अंदाज़ा हो रहा था, ज़ाहिर वो एक्सपर्ट हैं कि अब ये इमारत की हालत ऐसी नहीं है कि इसके करीब रहा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कंजेस्टेड है, उसमें इतना कपड़ा है, इतनी ऐसी चीज़ें कि वाकई कोई छोटी सी चिंगारी भी हो। और मैं हैरान हूँ कि ये गुल प्लाजा है कराची का विद नो फायर एग्जिट। देखें, ये तो यकीनी तौर पे एक ऐसा सवाल है कि इसमें अब तहकीक होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये पहला वाक़या तो है नहीं। इससे पहले भी हुआ, तहकीक हुई, कमेटियाँ बनी, रिपोर्ट्स बनी, जिम्मेदारियों का तयन हुआ, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई भी मैं ये समझता हूँ कि महज़ब माशरे में कानून की अमलदारी और इंसाफ की अगर फरहमी फौरी और मुकम्मल इसका यकीन हो तो ऐसे वाक़यात से बिल्कुल बचा जा सकता है। कानून बनाना रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत ने कवानीन बनाए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। और इसकी छोटी सी मिसाल हम देखते हैं कि ई चालान जब शुरू हुआ था तो अमूमन हमने देखा था कि हर दूसरा तीसरा आदमी, इवन कि मैं खुद भी सीट बेल्ट बांधने का पाबंद नहीं करता था, लेकिन कानून हरकत में आया, रियासत ने अपनी रेट कायम की, लोगों को, आवाम को उनको समझाया, उनको सख्ती की, अब वो बांधने लगा सीट बेल्ट। तो यही कवानीन अगर रियासत चाहती तो वो यकीनी तौर पे अमल दरामद कर सकती थी कि आपने कवानीन तो बना लिए लेकिन उस पर अमल दरामद कराना भी रियासत की जिम्मेदारी है। मुबीन साहब, हैरान हूँ, हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसका यहाँ पे किरदार क्या आता है? और अगर मैं जैसे बात करी, इतना बड़ा प्लाजा, ऑफ कोर्स के हम वो जो इसके सदर हैं और जो इस प्लाजे के इंतज़ामिया है, आई नो कि वो बहुत बड़े लॉस में, लेकिन वो उससे मुबर्रा नहीं हो सकते। ये उनको भी सेफ्टी एग्जिट तो बनाना उनका काम था ना, कि खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो लोगों के पास क्या ऑप्शन होगी। और हमने यहाँ पे देखा पीपल हैड नो ऑप्शन।
देखें बिल्कुल ये इदारों की तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिल्डिंग कोड्स मौजूद हैं, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो एक लेजिस्लेटिव इदारा है उसने बिल्डिंग कोड्स इशू किए हैं 2016 में, और फिर उसके SRO आए हैं और उसमें फायर एंड सेफ्टी प्रोविजंस भी मौजूद हैं। जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो 2-3 लेयर्स के ऊपर होती है और प्रोफेशनल सतह के ऊपर होती है, म्यूनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल है उसकी, और इसी तरह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब भी कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसके प्रोविजंस देखती है, उसके मैप्स देखती है कि उसमें फायर फाइटिंग की, फायर डिटेक्शन की, स्प्रिंकलर सिस्टम्स की या फायर हाइड्रेंट्स की कितना प्रोविजन है, फायर एग्जिट्स कितने बने हुए हैं, और सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको देखने हैं। हाँ, उसको वो अप्रूव करती है और फिर उसके बाद उसकी जो ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन है वो म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है, सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर कोई कंटोनमेंट एरिया होता है तो उसमें कंटोनमेंट बोर्ड की है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो सिटी काउंसिल या सिटी गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम आता है, तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर इमारतों का इंस्पेक्शन किया जाए, वहाँ पर देखा जाए किस तरह के फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, वहाँ पर जो दरकार फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है कि नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी फायर है तो फायर एक्सटिंग्विशर्स हर दुकान में, और इसी तरह से जो वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं जिनका वहाँ पर कारोबार है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये बनती है कि अपना जो उन्होंने एक स्टॉक किया हुआ है, अगर देखिए जितना ज़्यादा मटेरियल आप रखेंगे तो फायर लोड उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। वो देखिए ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ना कि यहाँ पे आग लग सकती है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जो ड्रिलिंग है ना कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स घर पे रखने हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, लोगों के घरों में मौजूद है, लोग लिटरली भूल भी जाते हैं। मुझे बताएं कि लोग तो ये भी शिकायत कर रहे थे जब भी आग लगी थी कि अगर इमदादी टीमें बर वक्त पहुँच जाती तो शायद कुछ बचाव हो पाता। एग्जैक्टली उस वक्त सिचुएशन क्या थी जब आग लगी थी? एक तो देखें जो फौरन आग की इतला दी गई तो एक तो ये कि 1 घंटे बाद टीमें पहुंची और उनकी क्या रीजन थी? अक्सर वो ट्रैफिक में फंस गए, डीजल नहीं था। शहर इस वक्त पूरा देखें खुदा हुआ है, एक तो ये भी वजह हो सकती है। फिर ज़ाहिर रात के वक्त में जो ट्रैफिक का जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इज़्दिहाम होता है, पूरा गाड़ियाँ फंस जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो टीमें पहुँच गई उन्होंने क्या किया, आप ये देखें हमारे पास जो फायर फाइटर्स उनके पास सामान ही नहीं होता, वो फौरी तौर पर बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते, जो तो अपनी जान खतरे में डाल के बचा रहे थे। एक फायर फाइटर शहीद हो गया, नॉट वेल इक्विप्ड, बिल्कुल। और फिर पानी खत्म हो गया। आप ये देखिए जब ये कोई फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंचेगी तो उस पर फायर बहादुर लाजमी एक उसके साथ होना चाहिए, लेकिन देखिए पानी खत्म हो गया जो आग बुझाने के लिए उनको चाहिए। तो देखिए प्रॉब्लम ये है शहर की 90% इमारतें ऐसी जिनमें फायर सिस्टम मौजूद ही नहीं है, फायर अलार्म मौजूद ही नहीं है, तो जो इमरजेंसी एग्जिट है मौजूद ही नहीं है, जो मार्क होने हैं निशानात जो बिल्डिंग कोड्स के अंदर मौजूद है वो मौजूद ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शारा फैसल की 266 इमारतों का सर्वे किया गया, उनमें सिर्फ 20 इमारतें ऐसी थी जिनमें फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था। सर 266 की बात कर रहे हैं आप? यानी जी, 200 शारा फैसल की बात कर रहा हूँ जिसमें उसमें से 246 हैं उनमें नहीं है ये सिस्टम। जी, और आप ये देख लें जो आपके जिस सड़क पे हम मौजूद हैं, आई चुंदरीगढ़ रोड या एम ए जना रोड, यहाँ पर ऐसे तिजारती मराकज़ मौजूद और पुराने मौजूद है, क्या उनके अंदर फायर सिस्टम नहीं लग सकता? लग सकता है। आप जो चंदा लेती हैं, जो वहाँ पर एसोसिएशन बनी हुई है, हर दुकान से चंदा लेते तो आपने करना ही क्या, पाइपिंग करनी है, उसके बाद जो आपने फायर डिटेक्टर लगाने और शावरिंग करनी है, यही एक चीज़ चाहिए होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हुकूमत नहीं कर रही तो एसोसिएशन की सतह पर तो ये हो सकता है ना। तो देखिए नेग्लिजेंस दोनों तरफ से है, हुकूमत की तरफ से भी है और मेरे हाल में जो एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से भी, और फिर अगर फायर एक्सटिंग्विशर लगे भी हों तो उनका इस्तेमाल ही नहीं आता लोगों को, तो तरबियत देने की ज़रूरत है जो आम अफराद हैं। तो हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा जो कमी देखने में आती है। सही, मुझे बताया उस वक्त जो हमारे जो फायर टेंडर्स हैं, उसके बाद जो स्नॉर्कलिंग्स हैं, क्या वो भी, और हम हमेशा जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है कि जिसमें आतिशज़दी होती है उसमें फिर हम जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है जी पीछे से हमारे पास जो फायर टेंडर्स इतने नहीं है, हमारे पास स्नॉर्कलिंग्स इतने नहीं है, हम अभी तक उसी चीज़ से फाइट कर रहे हैं। हर बड़े आने के बाद फिर उस पर रो रहे होते हैं, देन अगेन वहीं पर जीरो पे खड़े हो जाते हैं। ये वही बात है। देखिए ये हुकूमत ने करना है, जो अफरादी कुव्वत बढ़ानी है, जो जदीद आलात लेने हैं। मामला वो ये कि वो अगर पहुंच जाते हैं तो उनके पास जदीद सेफ्टी आलात ही नहीं है कि आग बुझानी है। फिर जो हैवी मशीन, जब भी फायर ब्रिगेड मूव करेगी उसके साथ हैवी मशीनरी भी मूव करेगी। अगर इमारत में कहीं आपको मलबा उठाना है, कुछ भी करना है, लेकिन हमने देखा वो जो हैवी मशीनरी भी वो शाम में पहुंची। तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हमारे यहाँ ना हुकूमती सतह पर इसकी निगरानी हो रही है। फिर देखिए अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा साना हो जाए, बल्दिया फैक्ट्री का हमने देखा बड़ी तादाद में, अगर झुलस के लोग आएंगे वो कहाँ आएंगे, हॉस्पिटल में आएंगे। पूरे सिंध के लिए हमारे पास सिर्फ एक बंद सेंटर है जो 60 बेडेड है,
और 60 बेडेड जब वो ओवरलोड हो जाता है तो उसकी राहदारियों में बेड लगाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 4 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए 60 अगर बेडेड देखा जाए हुकूमत के वास्ते तो ये 60 बेड और उसमें भी आप देखिए दूसरे सूबे से भी लोग यहाँ आते हैं। अगर कोई भी वाक़या होता है तो वहाँ बिल्कुल ऐसा वहाँ से होता भी है। झुलसे अंदरून सिंध से भी दरिया आते यहाँ आ हैं, जाते हैं, बलूचिस्तान से भी दरिया आते तो हैं। एक लोड है उसके ऊपर भी। और हमने यही देखा जो तमाम हॉस्पिटल अलर्ट थे तो अल्लाह ने करम किया, कोई जितनी बड़ी तादाद में झुलसे व अफराद नहीं आए ताकि उनके ऊपर भी एक लोड होता। और 5 बंद सेंटर सिंध हुकूमत ने 2010 में बनाए थे जो बंद हैं, जो एक्टिव ही नहीं हुए। एक हमारे कराची के दिल लियाकताबाद में भी मौजूद है और वो एक्टिव ही नहीं है। और उसकी क्या वजह बता रहे हैं? सबसे बड़ा मसला है कि इसके लिए अफरादी कुव्वत चाहिए होती है, ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं और ज़ाहिर जो स्टाफ है वो मौजूद नहीं है। और बल्कि यहाँ पे लोग इतने बेरोजगार हैं और अगर यहाँ पे नौकरी के मौके मिलेंगे तो लोग क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे? आप तो फायर फाइटर, मुझे बताओ कि जब ऐसी जगह जैसे हमने देखा कि यहाँ पे टीमें लेट पहुँची, क्या वजह होती है और आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो सिर्फ आवाम की ज़्यादा होती है कि जब हमारे को जब इतला मिली, हमारे को इतला 1 घंटे के बाद मिली। अब इनको चाहिए ना कि जैसे छोटी सी फायर होना तो सबसे पहले इनको चाहिए कि फायर के लिए इतला दें। इतला भी ये लोग देर से देते हैं। और सबसे एक छोटा सा एक्सटिंग्विशर 6 kg का एक्सटिंग्विशर है, ये एक भी रखे होते हैं ना, अगर ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि एकदम आग बड़ी लग जाती है। पहले आग ज़रा छोटी लगती है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है। एक छोटी आग लगी है, एक एक्सटिंग्विशर भी अगर इस्तेमाल करते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को। अगर अवेयरनेस में इस्तेमाल करेंगे तो आग इतनी बढ़ेगी नहीं। और अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप फ़ौरन चाहिए कि आपको फायर ब्रिगेड को इतला दें। 1 घंटे तक ये लोग देखते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं, स्टेटस वगैरह पे डाल होते हैं, सोशल मीडिया चल रहा होता है पहले। फिर बाद में 1 घंटे बाद इन्होंने इतला दिया हम लोग, ज़ाहिर गाड़ी निकलती है वहाँ से, फिर वहाँ से यहाँ तक आने में आपको पता है ट्रैफिक इतना। फिर लोग वीडियो बना रहे होते हैं, रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग बकायदा वायरलेस में ही बोल रहे होते हैं कि भाई रास्ता दे दें, फायर की गाड़ी है, सायरन भी बज रहा होता है लेकिन मजाल है कोई रास्ता दे दे। फिर सबसे बड़ा जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो हम कम से कम 10 फीट दूर जो गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है हमें, क्योंकि वहाँ पे आवाम इतनी खड़ी लोगों में होती देख रहे हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ऐसा जब कोई भी सानिया होता है, कहीं पे बम धमाका होता है, मैंने हमेशा देखा कि लोगों से कहा जा रहा था खुदा के लिए यहाँ पे जमे गफीर ना लगाएं, खुदा न खासा पे कोई दूसरा। अपनी रिपोर्टिंग के टाइम में भी मुझे आई रिमेंबर कि ये कह रहे होते थे कि कोई दूसरा धमाका ना हो जाए। और अगर आप इमदादी कार्रवाइयों में कुछ खुद अपना हाथ नहीं बटा सकते ना तो खुदा के लिए तमाशमीन ना बन के खड़े हो। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। एक आग वो जिसने इस पूरी इमारत को जलाकर खाकस्तर कर दिया और एक लावा वो जो कि मुतासरीन के दिलों में हमेशा दहकता रहेगा। आप सिर्फ उन लोगों की तकलीफ़ के बारे में अंदाज़ा लगाएं जो अभी भी अपने प्यारों को ढूंढने के लिए, जो लापता उनके प्यारे हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, उनको ढूंढने के लिए इस प्लाजे के बाहर अब भी मौजूद हैं। सारी रात से वो लोग खड़े रहे हैं। कराची में गो कि इस वक्त सर्दी का मौसम है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि उसी इमारत के शोलों से वो ख़ुद को दहका रहे हैं कि यहाँ पर इतने तकलीफ के मनाजिर हैं। और एक बात और एक सवाल जो मुसलसल आप कानों में गूंज रहा है वो ये कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमें हामिदुर रहमान साहब ने बताया कि शारा फैसल कराची की सबसे बड़ी शारा, पाकिस्तान की सबसे मारूफ तरीन शारा, जहाँ पर 266 इमारतों में से सिर्फ 20 इमारतें ऐसी हैं जहाँ पर फायर एग्जिट मौजूद हैं और बाकी 240 इमारतें ना जाने हम किस बड़े सानहे का वेट कर रहे होते हैं कि इंतज़ामिया भी हरकत में आए। और वो जो बिल्डिंग इंतज़ामिया है, जो जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत हरकत में आए। एक तो चले एक हादसा हो गया, एक आग हुई और आग की लपेट में पूरा जो है ये प्लाजा जलकर खाकस्तर हो गया। लेकिन मुझे काजी साहब ये तो बताएं, ये गुल प्लाजा, इसमें 1200 दुकानों की गुंजाइश कैसे पैदा हो गई? अब देखें, यही चीज़ें जब सारी इन्वेस्टिगेट हुई तो पता ये चला कि बिल्डिंग प्लान के मुताबिक ये 400 दुकानों की अप्रूवल थी इस बिल्डिंग में और बेसमेंट में पार्किंग की जगह थी। लेकिन अब जब ये वाक़या सामने हुआ तो पता चला कि 1200 दुकानों से ज़ायद वहाँ थी। बेसमेंट पे पार्किंग की जगह दुकानें बना दी गई। तो ये एकदम ओवरनाइट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि जी कई साल से होता रहा और है। इसमें फिर वही मैं आपको दोहराऊं कि कानून की अमल दरामद यहाँ आपको नज़र आती है कि ये यकीनी तौर पे जब ये बन रही थी ये बेसमेंट की जगह दुकानें और 400 की जगह 1200 दुकानें जो बन रही थी, तो ये वैसे क्या ये अप्रूव्ड थी? क्या ये कराते रहे अप्रूव के चले जी हम फलानी करें? क्योंकि हमने देखा है गुल प्लाजा में जो शॉप्स हैं, एक तो उनकी छतें भी इतनी बड़ी नहीं हैं समहाउ, और हमने क्रॉस वेंटिलेशन का भी सिस्टम नहीं देखा। उनका जो है ना क्लेम ऑफ फेम ये जरूर होता था कि देखिए जी पूरा जो हमारा प्लाजा है ना ये एयर कंडीशन प्लाजा है, तो उस केस में क्रॉस वेंटिलेशन का हमने देखा कोई ऐसा सीन नहीं था। और एक दुकान के बाहर भी एक छोटा सा दुकान वाला छोटे वो लेके बैठा होता था। तो
इट वाज फुली इनक्रोच्ड अगर देखा जाए तो। देखिए, अभी हम शहर में किसी जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते तो आपने देखा होगा कि फ़ौरन तौर पे मुख्तलिफ जो मुतल्लका इदारे हैं फ़ौरन आ जाते हैं, आपके पास NOC है, आपके पास ये है, और फिर वही वाली बात कि जिसमें हम भी किसी हद तक जिम्मेदार है कि हम एडवोकेज़म पे करके उनको कुछ दे के मसला हल कर जाते हैं। शहर के बीचों बीच ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। फिर वही मैं कहूँगा कि इसमें ना कोई CM आके वो चेक नहीं करेगा, मेयर कराची आके चेक नहीं करेगा, अपोजिशन लीडर आके दुकानें चेक नहीं करेगा। ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी थी और इनको चलाना रियासत की जिम्मेदारी है। ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि जिनकी इमारत है, जो सदर हैं उस वहाँ के, उनकी भी ये जिम्मेदारी थी इस मामले में। तो देखा जाए बिल्कुल, तो वो भी जिम्मेदार हैं इस हद तक कि उन्होंने क्यों इस तरह के काम किया जो कि किसी भी हादसे का कोई सबब बन सकता है। जी देखें, इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों लोगों की है। जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स से मुराद ये कि जो वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, किस तरह से अगर उन्होंने बेसमेंट, इफ़ द बेसमेंट इसलिए डिज़ाइन थी कि वहाँ पर पार्किंग की जाए, जैसे अभी हमें मालूम हुआ, तो वो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं थी, और उसमें एक वक्त में आपने दुकानें बना ली, उसको आपने एयर कंडीशन कर दिया। एयर कंडीशन करना तो मजबूरी थी कि वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं होता। पार्किंग लॉट्स में एक लिमिटेड हद तक होता है, लेकिन ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं होता। तो वहाँ पर आपने इंक्रोच करके उसको दुकानें बना ली। जो सिविल डिफेंस या मेयर, जो सिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डिंग्स को जाके ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर इंस्पेक्ट करे, और वहाँ पे अगर कोई मेजर रेनोवेशन वर्क हो रहा है तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। तो ना तो इदारे हरकत में आए और ना ही जो वहाँ पर जिन लोगों का उसमें सारा माली मफाद वाबस्ता है ना, इससे आपने दुकानें बना दी, दुकानों से आप कारोबार चलाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि किसी भी कारोबार से बढ़कर इंसानी जान की अहमियत है। आप सारे लॉज को वायलेट कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि अगर खुदा ना खासा यहाँ पर किसी भी तरह की इमरजेंसी होगी, कोई अगर, वैसे भी हम देखते हैं, अगर ये तो एक बड़ा हादसा था आग लगने का, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ जाते हैं, जैसे रमज़ान के औकात में, महीनों में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, तो वहाँ स्टैम्पीड भी हो सकता है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट डिज़ाइन फॉर इतने सारे लोगों के लिए डिज़ाइन तो नहीं है। बिल्कुल सही बात की। इस वक्त जो फरवा अली हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद भी हैं, ज़रा उनसे भी ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि अभी भी मुतासरीन वहाँ पर मौजूद हैं, मुतासरीन की फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, और वो किसी मुजज़े के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह करे उनके प्यारे किसी तरीके से इस बिल्डिंग से निकल के बाहर आ जाएँ। फरवा, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रही हो आप वहाँ पर? बिल्कुल मदीहा, इस वक्त हम बैक साइड पे मौजूद हैं और रिश्ता रोज से हम तरफ मौजूद हैं और नहायत ही बुरी सूरत हाल का सामना है, क्योंकि यहाँ एक डेथ भी बनाई गई है। जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके नाम लिखवाए जा रहे हैं, और कल से अब तक जो तादाद 30 थी वो बढ़ते अब 60 हो गई है। 60 अफराद हैं जो अभी तक लापता हैं और उनके प्यारे उनको ढूंढ रहे हैं। रात भर से यहाँ लोग मौजूद हैं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई नाम उनको पता लग जाए और उनको पता लग जाए कि उनका प्यारा शायद ज़िंदा है, क्योंकि कोई ना कोई उम्मीद लोगों के दिलों में अभी भी ज़िंदा है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि सोग है, परेशानी है, अफरा तफरी है, एक कशमकश का माहौल है। धुआं के बादल मुसलसल नज़र आ रहे हैं। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आग कब बुझेगी, बाकायदा तौर पे कूलिंग का अमल कब शुरू होगा। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक काफ़ी हद तक आग पर वैसे तो काबू पाया जा चुका है, लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज है मलबे को हटाना। इधर बैक साइड पे ये कहा जा रहा है कि मलबे को काम शुरू किया गया है, क्योंकि इमारत बैक साइड से 3 बार जो है वो 3 हिस्सों में टूट चुकी है, जो कि खासा नुकसान का बाइस बनी थी। और एक फायर फाइटर उस मलबे तले आ गया था और शहीद हो गए थे, जिनका नाम फुरकान था। तो कहा यह जा रहा है कि जो चौथा हिस्सा है इमारत का, जो बिल्कुल कोने पे मौजूद है, अगर वो गिरा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस होगा। इसीलिए यहाँ जो फायर फाइटर का अमल है, आग बुझाने का जो अमल है, वो बंद कर दिया गया है। और जो मलबा गिर चुका है जिस साइड पे, उधर से मलबे को हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता बनाया जाए और अंदर से जो लोग हैं उनको निकाला जाए, ताकि क्योंकि 60 अफराद में से कहा जाता है 4 तो ऐसे हैं जिनकी अंदर दुकानें थीं और जो कारोबारी अफराद थे, और बाकी जो तादाद बताई जा रही है वो जो शॉपिंग करने आए थे, उनमें से जो शॉपिंग करने आए थे उनके हवाले से बात की जाए तो बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ हैं। ऐसी दास्तानें हैं जो के आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक खातून थी जिनकी 22 साल किरण
खातून थी जिनकी शादी थी और वो शादी की शॉपिंग के लिए आई थी और वापस घर ना जा सकी और घर वाले अभी तक उनको इसी तरीके से खातून थी जिनकी अगले माह डिलीवरी थी, वो अपने बच्चे की शॉपिंग करने आई थी और अपने एक और बेटे के साथ वो भी लापता हैं। तो कई ऐसी कहानियां हैं, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे प्यार बच जाएं। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल का सामना है, जिस तरह इमारत कमज़ोर हो गई है, उससे बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी अंदर सही बच पाया होगा, मैं क्योंकि अभी मलबे का कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, आपकी वॉइस में थोड़ी कट कट के आ रही है, तो हम दोबारा से आपसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि एक 22 साल की लड़की जो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए गई थी और एक वो औरत जो कि अपने बच्चे के साथ खुद हामला थी और अपने आने वाले बच्चे के लिए वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए गई थी, पता नहीं वो क्या ख्वाब उसने अपनी आंखों में सजाए होंगे और वो किन ख्वाबों के साथ अंदर गई थी और ज़िंदगी के बारे में इल्म ही नहीं है कि आगे अगले ही बिल्कुल पहर क्या होने वाला है। मुझे बताएं, आपने कल देखा कि जो वहाँ की गुल प्लाजा की इंतज़ामिया थी वो मुतासरीन की फैमिली के साथ कॉपरेट कर ली आमिर साहब? वो तो कॉपरेट कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है अब कॉपरेट करने के बाद उनके लवाहिकीन जो हैं वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, जो चले गए। आज मैं लिस्ट भी देख रहा था जो लापता अफराद, उसमें 20 साल के भी बच्चे और नौजवान भी शामिल हैं और फिर वही जो हमला खातून का भी आपने जिक्र किया, अब ये वापस नहीं आ सकते। अब उनकी ज़ाहिर एसोसिएशन कॉपरेट तो कर लेगी, लेकिन ज़ाहिर उस फौरी तौर पर उनको वो चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, क्योंकि रमज़ान सर पर है और ज़ाहिर है उसी के उनका जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर इसी से चलता है। तो मेरे हाल में अब फौरी तौर पे हुकूमत को आगे आना चाहिए और उनकी कोई दाद रसी करनी चाहिए, कोई उन पे दस्ते शफकत रखना चाहिए, किसी पैकेज का ऐलान करना चाहिए फौरी तौर पे। बड़ा जैसे मैं खातून को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे बाप की आखिरी निशानी थी, सब कुछ जलकर खाकसर हो गया था और यही होता है कि ये इस टाइम पे लोग की कोशिश होती है कि और स्टॉकअप कर लेना और चीज़ें जमा करके कर ले और उसके जो गोदाम भी उसी के अंदर है उस इमारत में। तो लोगों का करोड़ों अरबों रुपए जो है वो बिल्कुल जलकर खाकसर हो गया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसे लोग मौजूद हैं, तो हुकूमत को भी करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए। और मेरे हाल में देखें, जिम्मेदारी हमें खुद से भी अब अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो दुकानें जली हैं, माहिरीन ये कहते हैं जो आग लगने के बेशतर वाक़यात उसकी बड़ी वजह जो शॉर्ट सर्किट होता है, और अगर हम अपने बिजली के तार ठीक कर लें तो 80% आग लगने के बाद गुंजल बन के हम देख रहे होते हैं बिजली के तारों की क्या सिचुएशन होती है, डर लगता है उनसे। ये तिजारती मराकज़, रिहायशी अपार्टमेंट्स में भी आप जाएं तो वहाँ जो बिल्कुल ऐसा खतरनाक हम जहाँ पे इस वक्त हैं, अगर हम नीचे से अपने बिल्डिंग से नीचे उतरे हैं और हम नॉर्मल आए तो जहाँ पे जो छोटी छोटी रिहायशी इमारतें हैं वहाँ पर तारों के गुंजल बने हुए हैं और खुदा ना खासा खौफ होता है कि एक शॉर्ट सर्किट और सब तबाह हो जाएगा। ऐसा ही है। तो कुछ चीज़ें आप खुद से भी देखें, हर चीज़ ठीक है हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अब हमें खुद से भी करना चाहिए। जो मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ, मैंने अपने घर के लिए खुद से किचन के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर खरीद के रखा और मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आता, तरबियत लेने की ज़रूरत है। निसाब मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि निसाब में शामिल करे, स्कूल की सतह पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बार बार इसकी तरबियत लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान वही बातें भूल जाता है। आपको रिवाइज एक तरह से करवाना है, बार बार उसको रिवाइज करवाना है। अच्छा, जो इनिशियली जो पहले आई थी वो क्या रीज़न बताई गई थी कि कैसे आग लगी है? शुरू में तो देखिए यही कहा जाता है कि इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट, कोई हादसा था या गफलत थी, ये तो ज़ाहिर है बाद में रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन फिल वक्त ऐसी कोई चीज़ सामने, लेकिन अब ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में यही आता है कि शॉर्ट सर्किट वजह बनी है। अच्छा, जो फायर फाइटर, जो यंगेस्ट फायर फाइटर थे फुरकान, जो शहीद हुए हैं इस तमाम तर इमदादी सरगर्मियों को सर अंजाम देते हुए, आप बता रहे कि वो आपके कज़न भी थे, तो ये बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि अब देखें ना, हम लोगों को तो फायर में भी जाना ज़रूरी है। देखें ज़ाहिर है वो तो मर गया, चले मर गया था, हम लोग जो इंसान बचे हैं अभी हमें उनकी जान भी बचानी है, तो हम फायर भी देख रहे हैं, फिर घर की भी जिम्मेदारी। ज़ाहिर है वो अकेले, दोनों में अभी भी अकेले रहते थे। अब जो उनकी एलियाँ अलीशा वो अकेली, ज़ाहिर उनके बाद भाई वगैरह कोई नहीं, उनके पीछे कोई नहीं, इसलिए तो फुरकान और अलीशा दोनों में इतना प्यार मोहब्बत था कि उसका जो फुरकान का बेटा था 6 महीने का, तो अलीशा जो उनकी वाइफ थी वो नाम रहती थी आयान, और फुरकान बोलते थे कि नहीं मैं मोहम्मद राहीम नाम रखूंगा। इस तरीके से इतना प्यार मोहब्बत था, सब कुछ था। उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको गवर्नमेंट जॉब तो कम से कम मिले उनकी वाइफ को। आप लोग जब जाते हैं तो आप लोगों के पास वो जो पूरा जो कपड़े जो पहनाने होते हैं जो फायर फाइटर्स के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी, आप लोगों के पास वो है प्रॉपर? जी प्रॉपर सूट तो कंप्लीट है, वो प्रॉपर आप लोगों के पास सारे सूट तो कंप्लीट है। आप लोगों की ड्रिलिंग कितने अर्से के बाद होती है? उसके सूट अगर हम लोग हर साल नए मिलते हैं, सूट तो अल्लाह का शुक्र है सूट मिल जाते हैं नए, लेकिन यही होता है कि सूट हमारे को कंप्लीट ऐसा होता है ना कि जैसा भी ये सदर में हम लोग ये फायर हुई तो इसके अंदर वो गया बंदा, उसमें सूट भी जला, बंदा खुद भी जला, फायर हुई। अब उसकी डेड बॉडी यकीन करें हमसे फेस अपना उससे देखा नहीं जा रहा था, फेस उसका इस तरीके से जला हुआ था, इतना बहुत बुरे हाल हुआ था, हालांकि प्रूफ सूट पहना हुआ था उसके बावजूद। फायर सूट्स होते हैं वो थर्मल रेजिस्टेंट भी होते हैं, फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं,
सो इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जो फायर सूट हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो उस मयार के हैं कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो अपनी जानों पर खेल कर उनको इस्तेमाल करते हुए जाएँ। जब वो फायर फाइटिंग करने के लिए जा रहे हों तो उन्हें इस बात का यकीन हो कि ये सूट जलेगा नहीं, और फायर सूट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अगर इसका मतलब है कि हमारा वो अच्छे क्वालिटी का नहीं था फायर सूट कि हम सो अपेरेंटली अगर ये बता रहे हैं कि फायर सूट ही जल गया तो फायर सूट इज नॉट मेंट टू बर्न। एग्जैक्टली। तो वो तो उसका मकसद ही है कि वो इंसान को प्रोटेक्शन दे, ना सिर्फ वो आग से प्रोटेक्शन दे बल्कि वो थर्मल रेजिस्टेंट भी होता है कि अंदर गर्मी, आप कहीं भी आग लगेगी तो गर्मी से भी इंसान हलाक हो सकता है। तो फायर सूट होता है जो होता है वो इंसान को गर्मी से भी प्रोटेक्शन देता है, ना सिर्फ आग से। वो फुली कवर्ड होता है, आप उसको पहनकर आसानी से फायर फाइटिंग करनी चाहिए। सो प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी सवाल है। एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा सवाल है, निशान है कि गफलत तो देखिए यहाँ पर भी हुई है। अगर शायद फायर सूट अच्छी क्वालिटी का होता और सही होता तो शायद हमारा फायर फाइटर बच जाता है। इतना जो यंग फायर फाइटर था, ये जिसको कह रही यंगेस्ट फायर फाइटर था। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। एक तरफ करोड़ों अरबों का माली नुकसान और दूसरी जानिब वो कीमतें, वो जाने कि जिनकी कीमतों का आप तायुन भी नहीं कर सकते। कल मैं एक शॉपकीपर से बात करी थी जिनकी अपनी डेकोरेशन की शॉप थी गुल प्लाजा की, और मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि आप मुझे बताएं कि आप लोगों के यहाँ क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा बाजी हमारी 2 लेबर जो है ना, वो यानी कि 2 उनके जो मजदूर थे, 2 उनके वर्कर्स, उन्होंने कहा बाजी वो शहीद हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल क्या कहते हैं कि मैं कन्विक्शन से आपको कह सकता हूँ बाजी कि जो मेज़नाइन फ्लोर है वहाँ पर 40 से 45 औरतें मौजूद थी जो उसी मलबे में दब गई हैं। वो वहाँ से, ये सिर्फ मेज़नाइन फ्लोर की हालत बता रहे थे, और वो कहते थे कि मेज़नाइन फ्लोर के सबसे बुरी कंडीशन है। और वहाँ पे, और वो फ्लोर भी आप देखें ना, मैं एग्जैक्टली बात करी, छतें इतनी बड़ी तो वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे तो घुटन से भी, अब आपको आग लगने लगी आप तो घुटन से भी आपकी जो है वो आपका दम निकल सकता है। तो बड़ी वहाँ पर एक दिल दहला देने वाली सिचुएशन है। एक क़यामत सुग़रा के मनाज़र हम देख रहे हैं। जब काजी साहब और फरवा भी वहाँ पे जब रिपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद हमने देखा कि गुल प्लाजा में जब इतनी आग लगी कि इमारत मुनहदिम होगी और जिस तरीके से वो गिरी है, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो मुझे बताएं कि वो मुतासरीन थे, वो लवाहिकीन थे जो यहाँ पर मौजूद थे, या फिर उस वक्त भी बहुत सारे आम लोगों की तादाद भी वहाँ मौजूद थी? उसमें से बेशतर जो वो तमाशबीन थे, उसमें से कोई मुतासरीन बेशक थे, लेकिन मुतासरीन आगे पीछे कहीं बैठे थे, लेकिन बेशतर ज़्यादातर अफराद वो थे जो कि सिर्फ ये तमाशा देखने आए थे। और हैरत की बात है कि खुद भी मैंने 1-2 को कहा कि वो अपने छोटे बच्चों को भी लेकर आए, बच्चों को गोद में उठा के और वो दिखा रहे थे कि ये देखो, मतलब वो चंद साल के बच्चों को गोद में लेके पैदल लेके और उसको करीब जाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि अपने मोबाइल से कोई अच्छी फुटेज बना पाए। और रेस्क्यू एहलकार उनको बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, उनको वहाँ से पीछे हटाने को कह रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूज़ की दौड़ में लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है। अच्छा, वो सिर्फ ये चीज़, इसको रोकना यकीनी तौर पे मुश्किल नहीं था। अगर इंतज़ामिया चाहती, पुलिस चाहती, कॉर्डन ऑफ करा देते, तो कॉर्डन ऑफ कर देते, सख्ती करते, तो ये मुमकिन था। लेकिन न जाने क्यों वो इस बात से सुस्ती बढ़ती गई और उनको आने दिया। रेंजर्स एहलकार बेशक वहाँ मौजूद थे, उनको बार बार धकेल रहे थे पीछे की जाने। शायद उनको ये हो कि कहीं मुतासरीन की फैमिली ना मौजूद है यहाँ। नहीं, उन्होंने एहलकारों को, हमने खुद विटनेस है, हमने देखा भी, उनको बड़े तरीके से उनको वहाँ पीछे धकेल रहे थे और मिन्नत समाजत करके धकेल रहे थे। वरना अमूमन तौर पे आप देखते हैं कोई फोर्स होती है तो उसका डर खौफ होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने कई ऐसे देखे जो हंस रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और आगे पीछे कहीं गलियों से आके दोबारा। आपने सारी सिचुएशन में ऐसे लोगों को भी देखा कि जिसमें बाहर खड़े होकर हंस भी रहे हो लोगों में? बिल्कुल, वो हंसी मजाक भी चल रहा है, वो वीडियो भी बना रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मंजर था कि जो मुतासरीन अगर जो थे जिनके, यकीनन आपके लिए बड़ा तकलीफ थी। मैंने कई अफराद को अपने ज़ाती तौर पे उनको कहा कि यार खुदा के लिए आप थोड़ा सा कम अल्फाज में बात करें, या हंसे नहीं, या आप पीछे की तरफ चले जाएं। तो ये वाकई में एक हमारे माशरे का एक ऐसा पहलू है जिसमें हमें तो ज़ाहिर है ये चीज़
सरकार नहीं कर सकती। ये चीज हमें खुद, ये तो इनफरादी तौर पे देखने वाली बिल्कुल बात है। इनफरादी के आप न सिर्फ उस काम को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ पे हम देखा कि जहाँ पर कुछ लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि चलें ठीक है हम भी आपका हाथ बटाते हैं, वहाँ पर वाकई बात सही कह रहे हैं कि बड़े लोग सिर्फ आके सिर्फ तमाशा देखने में, और क्योंकि आजकल हर एक के पास फ़ोन है और सबको लग रहा होता है कि उनके पास एक्सेस है तो वो भी अपनी तरह ताई एक रिपोर्टर बन जाए। शाहनवाज कादरी जो समा के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल तमाम तो सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। शाहनवाज मुझे बताइएगा कि कितना कोऑपरेट करिए यहाँ पर जो इंतजामिया है हवाई से? जो बात कारी हसन कह रहे थे वो जो बात है वो हमने भी यहाँ पर देखी थी और कल रात से हम यही मुशाहिदा कर रहे थे, लेकिन सुबह के बाद से यहाँ पर जो कुछ सख्ती हुई है। मेरे कैमरामैन इमरान को कहूँगा कि मेरे पीछे की जानिब दिखाएं कि यहाँ पर लोग कितने हैं और तमाशबीन कितने हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तमाशबीन अच्छे खासे जमा हो गए हैं। आज यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो है इन लोगों को हटाया जा रहा है और लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, अपनी यहाँ पर फुटेज बना रहे हैं और उनको कोई दुख नहीं है। सूरत हाल यहाँ पर खासी जो है टेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग हंसी मजाक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है और सामने की जानिब अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो केएमसी के रजाकार हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। अब लोगों को यहाँ पर खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। बीच में आपको नजर आ रहा होगा कितना बड़ा बैरिकेड्स है, उसके बावजूद इसको भगाने की कोशिश करते हैं। रेंजर्स के जो जवान हैं उनको हटाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट इस यहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी ये है कि जो हमारी डायरेक्टर जो 1112 हैं आबिद जलाल, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि जो पीछे की जानिब से जो है दीवारें तोड़ दी गई हैं और वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और वहाँ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सामने की जानिब से अभी शुरू नहीं किया जा सका है क्योंकि जो आग है वो रिम्पा प्लाजा के अंदर चल रही है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ जरा दिखाएं कि रिम्पा प्लाजा आपको सामने की जानिब नजर आ रहा होगा और ये जो रिम्पा प्लाजा है यहाँ से और सेंटर के अंदर यहाँ जो आग अभी भी मौजूद है और आग उस पर काबू नहीं पाया जा सका है और कूलिंग का अमल चल रहा है। एक अफसोसनाक बात जो है आबिद जलाल ने कही है कि जो अंदर लोग मौजूद हैं वो अब जिंदा यकीनन तौर पर नहीं होंगे टेक्निकली, क्योंकि अंदर गैसेस हैं और गैसेस के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एक और अफसोसनाक चीज़ उन्होंने बताई है कि जो अंदर फंसे हुए जो लोग होंगे उनकी तादाद 20 से भी ऊपर हो सकती है और ये बिल्डिंग बिल्कुल मखदूश हो चुकी है। ज़रा सी भी इसमें गलत जुम्बिश की गई तो ये बिल्डिंग ज़मीन पर गिर जाएगी। अभी यहाँ पर जो है पानी मारा जा रहा है। रेस्क्यू की जो टीमें हैं मौजूद ज़रूर हैं और इस वक्त वो पानी मार रही हैं। सामने आपको 1112 की पाकिस्तान नेवी की गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो इस बिल्डिंग को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं। सामने की जानिब से तो आग बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बुझ गई है। ये अभी जो मैं देख रही हूँ, मैं अपने नाज़रीन को ये भी दिखाना चाहती हूँ, लोग देख भी रहे हैं। एक तरफ सामने प्लाजे में आग लगी है और बिल्कुल सामने रोड खुदी हुई है, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे वाकई उनको भी सलाम है जो इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हर्डल है। मैं आपको भी सलाम पेश करती हूँ जो हमारे जितने रिपोर्टर्स जिन्होंने रिपोर्टिंग की, क्योंकि ये पूरी सड़क खुदी हुई है। मैं देख रही हूँ, ये भी डर है कि खुदा न खासा आप लोग ना गिर जाए। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं जो इमदादी जो कार्रवाई के लिए जितने भी हम फायर टेंडर्स आ रहे हैं उनके भी खदशा है कि वो ना गिर जाएं। देखें, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और हमने यहाँ पर देखा था कि पानी की इंतहाई कमी थी। वजह क्या थी कि यहाँ पर एक्सेस ही नहीं था। ये पूरा रोड खुदा हुआ है, यहाँ पर BRT का काम चल रहा है। तो आपको सामने की जानिब बैरिकेड्स नज़र आ रहे हैं। इसको रोड को कम कर दिया गया है। जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आती थी उसको निकलने के लिए 20 मिनट दरकार थे कि वो दूसरी जानिब पानी देने के बाद निकलती। तो यही वजह थी कि जो आग बढ़ती गई और उसके बाद उसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट। अगर यहाँ पर इजी एक्सेस होता, यहाँ पर रोड जो है जैम नहीं होता, रोड खुदा नहीं होता, तो मुमकिन है तौर पर जो है इस मार्केट की हालत ऐसी ना होती। बिल्कुल बहुत ही जो अफसोसनाक चीज़ें यही सामने आई है कि जो लेट हुए फायर ब्रिगेड वो यहाँ पर रश की वजह से, यहाँ पर रास्ता ना मिलने की वजह से, तो वो वजह बड़ी बनी इस मार्केट को जलने की। जी सही। और अल्लाह करे जनाब ये भी जो BRT जो भी मंसूबा है, क्योंकि हमने देखा है कि कराची में गुलशन का इलाके में यूनिवर्सिटी रोड भी हम उसको देखने के वो इतने अरसे से वो खुदा हुआ है, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आज अल्लाह करे कि दुनिया भी देख रही है। खैर आज को ऐसा मैं काश के मोजज़ाती को दिनों के जो देखें उनको कि नहीं जी हमने काम फ़ौरन सर अंजाम देना है, जल्द से जल्द को किया जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी रीज़न ये जो यहाँ पे सामने रोड की सिचुएशन है ना, क्यों इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो इतनी बर वक्त और सही तरीके से नहीं हो सकी, उसकी एक बहुत बड़ी हर्डल। अगर हम लोगों को कह रहे हैं ना कि बहुत से लोग तमाशबीन थे, तो ये भी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम सामने बिखरा हुआ देख रहे हैं ना, ये भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि अभी आपको कोई लवाहिकीन की फैमिली यहाँ पे नज़र आ रही है?
देखिए, हम रात से यहाँ पर हैं और हमने देखा था कि रात से जो फैमिलीज़ यहाँ पर थी उनमें 5 से 6 ख़ानदान के लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद थे, जो सुबह 7 बजे के बाद से यहाँ से चले गए हैं। एक फैमिली सामने की जानिब आपको दिखा सकूँ बैठी हुई है, जिनसे हमने कई मर्जी के वो बात कर सके, लेकिन उन्होंने इनकार किया है। आपको ब्लैक गाड़ी के सामने कुछ फैमिली और ख़वातीन नज़र आ रही हैं, जो उनका कहना है कि उनका प्यारा यहाँ पर उनकी दुकान थी और अंदर अभी दबा हुआ है और उसकी कोई इत्तला नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो कैमरे पे आकर बात करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ थी, वो जो सुबह मौजूद थी वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो लोग हैं उनको यहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद नहीं है और मुमकिन तौर पर पूरी रात जागने के बाद वो 1 से 2 घंटे घर आराम करने गई होंगी। उसके बाद वो वापस आएंगी और फिर अपने प्यारों की तलाश करेंगी। और आज जो है CPLC की जानिब से जो लगाया गया कैंप है वहाँ पर रश हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ना सिर्फ अपना डेटा ये जमा कराने का कहा गया है और कहा गया है कि आप सैंपल्स जमा कराएं ताकि जो बॉडियों की जो शनाख्त है उसका सिलसिला जो है बढ़ जाए, क्योंकि अभी तक जो है 14 लोग जो है इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाक हो गए हैं और 5 ऐसी लाशें हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आग ने जला दिया है और बिल्कुल वो पहचानने के काबिल नहीं है। और 6 जो लोग हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है और जो कुछ पार्ट्स मिले हैं बॉडीज़ के उसकी भी शनाख्त DNA के ही ज़रिए होगी। तो बहुत ही अफसोसनाक दर्दनाक आने वाले दिन है और वो जो है आइंदा जो है चीज़ें सामने आएंगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी यहाँ से लाशें निकलना बाकी है। हमारी दुआ है और उम्मीद तो यही है कि यहाँ से लाशें ज़्यादा ना निकले, लेकिन जो यहाँ पर तज्ज़ियाकार हैं और जो इदारे हैं उनकी जानिब से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 20 से ज़ायद जो है यहाँ पर बॉडी निकल सकती हैं और हमारी तो यही दुआ है कि यहाँ से ऐसा कुछ ना हो। जी। और अभी जैसे बताया था कि 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो लापता हैं और वी टोटली रिस्पेक्टेड कि अगर मुतासरीन की फैमिली बात नहीं करना चाह रही क्योंकि वो जिस कर्ब से गुजर रही हैं हम उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और ऐसे में आके वो बार बार आके अगर ऐसे माइक पे आके बात करें तो यकीनन उनके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकती है। एंड वी टोटली अंडरस्टैंड एंड वी टोटली रिस्पेक्टेड। मुझे आप ये बताएं कि अभी जो जैसे उन्होंने कहा कि इतनी गैसेज इट्स बिन मोर देन 36 आवर्स से भी कहीं ज़्यादा घंटे हो चुके हैं यहाँ पर आग लगे हुए। अब तो गैसेज भी वाकई अंदर इतनी है कि हम वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद ना रखें, बल्कि पता है अल्लाह पाक तो मोजिज़ नुमाए तो कोई मोजा हो सकता है। ये अभी आपको क्या सिचुएशन लग रही है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्टिंग ही करी है, मैं देखा है कैसे पहले भी ऐसे बहुत वाक़या जो हो चुके हैं, इस मलबे को हटाने में कितना टाइम लगता है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो और इतना सामान है यहाँ पे। यही नहीं, लियारी के अंदर जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी 10 दिन लग गए थे उसको भी मलबा उठाने में। तो टाइम तो बहुत लगता है मलबा उठाने में, क्योंकि ज़ाहिर आप एकदम से मलबा उठा भी नहीं सकते। अभी ये खदशा है कि अंदर लोग लाशें मौजूद हैं और ज़ाहिर उम्मीद तो एक कर सकते हैं कोई मौजूदा हो जाए तो ज़ाहिर कोई अगर कोई ज़िंदा हो तो उस मलबे में खदशा होता है कि वो लेकिन जिस तरह की आग है ज़ाहिर तमाम उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मौजूदा करते हैं और उम्मीद है कोई मौजूदा होगा। तो मुश्किल काम है, क्योंकि हमने देखा जितनी मुश्किल से पूरा अमल जारी है आग बुझाने का और ज़ाहिर वो मशीनरी आने में और उसको मलबा उठाने में टाइम लगेगा, तो आसान काम नहीं है और जल्दी होने वाला काम नहीं है ये। अच्छा, अंबर खान सब उनको जानते भी हैं, ब्यूटिशियन भी, एक्ट्रेस भी हैं, और अंबर जी अक्सर वीलॉग्स बड़े बनाती थी और वो गुल प्लाजा जाती भी थी, तो बहुत से लोग जिन्होंने गुल प्लाजा कभी देखा नहीं हुआ, कराची में रहने वाले लोग भी, उन्होंने इनके वीलॉग्स के थ्रू जो है वो इस गुल प्लाजा को देखा हुआ है कि यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। अंबर जी, आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी बड़ा डेविस्टेटिंग होगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर जाती हैं और यहाँ पे वीलॉग्स वगैरह बनाती हैं, जब आपको इसकी खबर मिली और अब जो आप इसकी सूरत हाल देख रही हैं वो गुल प्लाजा जहाँ पर आप जाती रही हैं और आज जो गुल प्लाजा आप इस मलबे की सूरत में देख रही हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो यकीन करें मदिया, अभी मैं बातें भी सुन रही, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे, क्योंकि मैं कल जब पता चला मुझे, मैं यही सोच के कि लोग अंदर दफन है किस तरह से, हालांकि वहाँ बहुत एग्जिट्स थे, लंबी लंबी पतली हैं, बिल्कुल पतली गलियां हैं, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि गुल प्लाजा के बराबर में गुल तिजारा मॉल भी, वो मॉल है AC वाला, ये तो ओपन, इसमें सारी जो वो थी दुकानें सब AC वाली नहीं खुली थी, ये जरा वैसा था। तो वही मैं सोचती रही, अगर लोग जो आग लगी है तो लोग एक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं निकले बाहर, काफी आगे पीछे दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, पूरी लंबी लेन, बैक साइड एंड फ्रंट साइड।
और सोच के कि बाद में जब और सुन रहे थे कि लोग अंदर वो हैं, स्मोक का मैं कह सकती हूँ कि यकीन करें हमारे घर पे मेरी बेटी लेटी हुई थी, एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ और पर्दे में आग लगी थी। तो मम्मी ने फौरन कहा कि उठो वरना उसके बाल जल जाते। और अक्लमंदी ये हुई कि मैं तो बेवकूफों की तरह पानी फेंकने लगी डर के मारे, लेकिन पानी में उतना अल्लाह ना करे कि आपको सबसे पहले मेन सर्किट ऑफ कर देना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, कि करंट ना आए। डैडी ने समझे 1 सेकंड में आग, मतलब मैं अभी भी वो सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यूं आग लगी थी और वो एसी तक चली गई। वो तो अच्छा हो कि डैडी ने पर्दा खोला, नीचे मतलब उतारा, खींचा, उससे बुझी। आई डोंट नो क्या हुआ, और इतनी सी देर में विद इन सेकेंड्स ऐसा धुआं आया था कि हमें खुद खांसी होने लगी। मैं सोच के कि वहां जो लोग होंगे अंदर, उन पे क्या बीत रही होगी, कितनी तकलीफ से मौत होती है आग की। और बेचारे जो लोग वहां पे दुकानदार चीजों से भरा, कितना इंसान मेहनत करके पैसे कमाता है, अपना घर चलाता है। मार तो क्या कि जान, बेचारे पीछे जो लोग रह गए, अजियत है। मैं इसलिए ज्यादा न्यूज भी नहीं सुनती हूँ, बताऊं कि बहुत दिल बुरा होता है सोच के इंसान क्या करे, कितना बेबस है इंसान। हम कितनी जद्दोजहद करते रहते हैं, अगले पल का नहीं पता। लोगों के बयानात, it's really very sad. It's really indeed, it's very sad। और बहुत सी चीज़ें कहते हैं ना कि वो अगर वो हादसात बच भी सकते हैं कि अगर इंसानी गफलत जो है वो ना हो, लेकिन यहाँ पर इनने इंसानी गफलत भी इतनी देखी, हम इंतजामिया की भी गफलत देख रहे हैं। हुकाम बाला का भी यहाँ पे बता के इनको भी चेक करना चाहिए कि कोई ऐसी बिल्डिंग क्या उन प्रोटोकॉल्स को पूरे भी कर रही है जो कि लाजम मलजूम है तमाम से जब यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी, अमर खान हमारे साथ मौजूद थी। और वो मैं से ये पूछना चाहूँगी, मैं कल रात जब सुन रही थी रिपोर्टिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इंसानी आज़ा अस्पताल लेके जा रहे हैं। काजी साहब, ये सिचुएशन आ गई कि क्या इंसानी आज़ा को लेके जा रहे हैं या ऐसी बॉडी है जो कि काबिल शनाख्त नहीं है, या फिर सच में आज़ा की सूरत में लेके जा रहे हैं? देखिए, रिपोर्टिंग की फील्ड में हमने कई ऐसे मनाजिर देखे हैं, क्योंकि बम ब्लास्ट में अमूमन होता है कि इंसानी आज़ा बिखर जाते हैं, लेकिन आग लगने के वाक़यात में भी, और वो वाकई में बड़ा लम्हा इससे बचाए तकलीफदेह अमल है कि वो इस हद तक जल चुकी कि वो मेल्ट होके अलहदा हो गए इंसानी अज़ा। तो ये तसव्वुर करना वाकई में बड़ा तकलीफदेह है कि आग लगने के बाद इस तरह की सूरत हाल हुई। और आज भी ऐसे बॉडी पार्ट्स इंसानी अज़ा मिले जिनको शनाख्त के लिए सदखाने इमाम रखवाया गया है, और उसको यकीनी तौर पे डीएनए के बाद ही शनाख्त होगी कि आया ये कोई नौजवान था, कोई बच्चा था, कोई खातून थी, कोई बड़ी उम्र की थी। बिल्कुल, इसमें भी टाइम लगेगा, और तमाम इसीलिए वो सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तमाम डीसी साउथ ऑफिस में जो नाम लिखे जा रहे हैं, जो लापता अफराद हैं, उसके बाद ही एक अमल शुरू होगा। तो ये वाकई में एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस अभी शुरू होने वाला है। और अभी हमारे जो शहनवाज हमारे कुलीग बता रहे थे कि अभी तकलीफ दे खबरों का सिलसिला अभी आना है। अब जैसे जैसे इसको डिग आउट करेंगे, इसको मलबे को एहतियात से हटाना शुरू करेंगे, तो एक नई कहानी, रोज़ एक नई कहानी जन्म लेगी। हर बॉडी या इसको जिस्म मिलने के बाद एक नई कहानी जन्म लेगी। अल्लाह अकबर। हमारे साथ बहरोज़ सब्ज़वारी भी मौजूद हैं। बहरोज़ भाई, एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी, हम ये जहाँ देख रहे हैं कि समहाउ जो हुकूमत सिंध का जब कोई भी नुमाइंदा आ रहा है, तो एक चीज़ मैं भी कह रही हूँ कि थोड़ी सी स्टेटमेंट में कहते हैं ना वो एम्पैथी की टोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स जहाँ पे वो जो लोग जा रहे हैं, जो लोग मुतासिर वहाँ पे खड़े हैं, गुस्से में खड़े हैं, उनकी तो जमा पूंजी जल के खाकस्तर हो गई है। वहाँ पर लोगों के प्यारे मौजूद हैं जिनका कोई सुराग ही पता नहीं चल रहा। लोग अभी भी दुआ करें कि अल्लाह करे वो जिंदा बाहर निकल आए। और हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे कि एक बिल्डिंग जिसमें 400 दुकानों की गुंजाइश थी, यहाँ पे 1200 दुकानें बना ली जाती हैं, फिर ऐसा कोई वाकया पेश आता है। क्या तासुरात है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ये तासुरात क्या है, ये परसों रात से इतना दिल खराब है, अल्लाह पाक रहम फरमाए। इलाही आमीन। और देखिए, असल में ये प्लानिंग की ये सारी प्लानिंग की मिस्टेक है। इतनी जंगलों की तरह बिल्डिंगें हैं कराची शहर में, और कोई फायर फाइटिंग का सिस्टम है ही नहीं। ना एग्जिट्स है फायर फाइटिंग की, ना
बच्चे रहते हैं, उसमें फैमिलियां रहती हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। ये क्या किया है इन लोगों ने, जो जिन लोगों ने ये किया है, अल्लाह ताला इन्हें समझेगा। आप देखिएगा, ये अल्लाह पाक रहम फरमाए, लेकिन दिल बहुत खराब है, बहुत खराब है। महरूज भाई, अगर आप जरा देखें ना, अगर आप फुटेज वगैरह देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि जी जो गुल प्लाजा के सामने जो बिल्कुल रोड है वो पूरी खुदी हुई है। और उससे वाकई मैं सोच रही हूँ कि वहां पर अगर आपने कोई इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो फायर टेंडर्स भी आने होंगे, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी आनी होगी, तो वो एक साथ तो पार्क इसको किए नहीं जा सकता। कल आपको मैं बताऊं कि कल वहां के जो सदर गुल प्लाजा वो ये शिकायत कर रहे थे कि जो बड़ी स्नॉर्कलिंग आई है वो वहां पर आई और उसके बाद वो फ्रीज होगी, वो जैम होगी, वो काम ही नहीं कर पा रही। इवन उसने तो हर्डल पैदा कर दी उसमें। असल में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एंटिसिपेशन है ही नहीं। एंटिसिपेशन का मतलब है पहले सोचा जाए कि सड़क कितनी चौड़ी हो, पहले सोचा जाए बिल्डिंग बन रही है, उसमें पार्किंग स्पेस है, उसमें एग्जिट है, फायर फाइटिंग का सिलसिला है। ये कुछ है ही नहीं जो सारी दुनिया में सबसे अफजल होता है, यहाँ है ही नहीं। बस पैसे खाते जाओ। ये पता है बेटा, इसलिए होता है कि जब हराम और हलाल की तफरीक खत्म हो जाए ना, तो ये बेहिसी आ जाती है कि बस पैसे आ जाए, नक्शे पास कर दो, बना दो बिल्डिंगें। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दुख हो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया है, लेकिन हमने इसको कैसे तबाह किया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यकीनन हम सब लोगों के लिए बहुत तकलीफ है। बहुत शुक्रिया बेरोज भी हमारे साथ मौजूद थे। जब ये बताएं कि वो जो प्रोसीजर्स हैं, जब किसी की बॉडी अब मिलेगी तो वो क्या प्रोसीजर है कि किसी के बॉडी पार्ट मिलते हैं, अल्लाह करे लोगों की बॉडी सही सलामत मिले, देन उनको फिर हॉस्पिटल, जिन अस्पताल उनको लेके जाया जा रहा है। अभी क्या सिचुएशन है? पहले तो सर्द खाने जा रही है। देखिए, इब्तदाई तौर पर जो 5 लाशें मिली थी वो दम घुटने से जहां भाग हुए थे। उसके बाद अब जो लाशें मिल रही हैं वो झुलस कर खाकसर होगी और उनकी शनाख्त के काबिल नहीं है। अब वो जाएंगी ईदी सर्द खाने और उसके बाद फिर जो तमाम फैमिली मेंबर्स हैं उनके सैंपल लिए जाएंगे। जी। फिर लाशों के सैंपल लिए जाएंगे और फिर इस प्रोसेस में अब मुझे पहले बताएं, पहले तो जब डीएनए होना होता था तो वो पंजाब जाती थी, वो लाहौर जाती थी। अब कराची नमूने अब कराची यूनिवर्सिटी में उसको करते हैं। हमारा लैब मौजूद है और तकरीबन 2 हफ्ते तो आराम से लगते हैं। 2 हफ्ते तो आराम से लगते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ थे, लॉन्ग प्रोसेस है। मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ जानी जी, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब हम आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे उस जाए सानहे पे जहाँ पर हमारे नुमाइंदा फरवा अली मौजूद और उनके साथ डीसी साउथ जावेद नबी साहब भी मौजूद हैं। फरवा, डीसी साउथ इस वक्त क्या बता रहे हैं कि इस पूरे रेस्क्यू के प्रोसेस में कितना वक्त इनको मजीद दरकार होगा और साथ में क्या अब कोई और हतमी नंबर भी सामने आया है कि कितने लोग इस साने में शहीद हुए हैं? जी मदीहा, इनका यही कहना है कि जो आग है उस पर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है जिसके नतीजे में थोड़ी कहीं आग के शोले भड़क उठते हैं, लेकिन उसको भी बुझाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ डीसी साउथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी फ़िलहाल की सूरत हाल का सामना है, जो मलबा है उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं और कितनी तादाद हो गई है लोगों की? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें अभी तक जो कंफर्म्ड इत्तलात हैं वो 8 डेड बॉडीज़ हमने रात से रिकवर की हैं। आग पे कम्प्लीटली काबू पा लिया है। अब कूलिंग का प्रोसेस जारी है। कभी कहीं पे थोड़ी बहुत आग के वो इत्तलात आते हैं, लेकिन वो हम काबू कर लेते हैं। डेफिनेटली प्रोसेस है, इसमें इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन अभी तक 8 डेड बॉडीज़ हमने कल रात से प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद रिकवर कर ली हैं। सबसे बड़ा जो मरहला है अब, क्योंकि आग बुझ गई है तो लोगों को निकालने का है, कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और कितने लोग हैं अंदर? देखिए जी, अभी तक जो मिसिंग पर्सन हमें जो रब्ता किया गया लवाकिन की तरफ से, और जो हमने हमारा अपना डाटा सेंटर है, उसके बाद वेरीफाइड जो हमारे पास हैं वो 31 हैं, जिनकी मोबाइल लोकेशंस गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग से आई हैं। और टोटल जो फिगर मिली है अभी तक वो 50+ की है। और हम वेरीफाई कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन जो यहाँ पे जो जिनके नाम अभी लवाकिन ढूंढ रहे हैं, तो वेरीफाई हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो फिगर हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर देंगे जो ही वेरीफाई हुआ। अभी हम जो सूरत हाल का सामना देख रहे हैं कि आग बुझाने का सिलसिला फ़िलहाल फ्रंट से जारी नहीं है क्योंकि बिल्डिंग कमज़ोर है, और क्या क्या मुश्किलात हैं? देखिए जी, अभी सबसे जो बड़ा चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हमें सर्वाइवर्स ढूंढने हैं
हम तेज़ी नहीं कर रहे, हम टेक्निकल बंदों से मदद लेके वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ताकि हो सकता है अल्लाह की ज़ात बड़ी है, बचाने वाली ज़ात है। हम सर्वाइवर ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई सर्वाइवर मिल जाए। हम जल्दी नहीं करेंगे, आपको पता है बिल्डिंग बड़ी फ्रेजाइल हो चुकी है, और फ्रेजाइल बिल्डिंग में अगर हम जल्दी करेंगे तो हम न सिर्फ जो सर्वाइवर होंगे, अल्लाह करे हों, उनको रिस्क में डाल देंगे, बल्कि अपने फायर फाइटर और अपने रेस्क्यू अमलदारों को भी हम रिस्क में डाल देंगे। तो हम थोड़ा सा एहतियात बरत के फिर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है बिल्डिंग। कहा ये जा रहा है कि बिल्डिंग इतनी कमज़ोर है कि अगर पानी का ज़्यादा प्रेशर पे पड़ा तो पूरी बिल्डिंग एक साथ ढह सकती है, ऐसा है, और ज़ाहिर है उसकी वजह से कई जानें दोबारा भी जा सकती हैं। जी, इस तरह के वो मैंने जैसे पहले कहा ना कि बिल्डिंग फ्रेजाइल है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी हमने हेल्प ली है, वो इनपुट देंगे तो हम फाइनल बताएंगे। लेकिन यस, अभी बिल्डिंग जो सामने से नज़र आ रहा है, बिल्डिंग की कंडीशन काफ़ी फ्रेजाइल है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ जावेद नबी खोसो साहब मौजूद थे, उनका यही कहना है कि बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हम काम कर रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर ज़्यादा किया तो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे मुनद्दम होने का नतीजे में कई लोग और जा सकते हैं, एक बात कई लोगों बताएं, की जैसे मेरी जानें जा यहाँ पे एक सकती हैं। शॉपकीपर से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बाजी बड़ी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे तकरीबन 45 से 50 खवातीन तो मेजरलाइन फ्लोर पे से कहा कि बाजी वो फंस गई थी, वो नहीं निकल सकी, क्योंकि उनके जो दो वहाँ पे लेबर जो मजदूर शहीद हुए हैं, उन्होंने इनको बताया कि यहाँ पे खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। तो जो 60 अफराद का जो उन्होंने डिजिट दिया है, इसमें से क्या कुछ बताया जा रहा है कि खवातीन की तादाद ज्यादा है जो जो वहाँ पे शॉपकीपर से, क्या वो निकल गए हैं, और क्या जो शॉपिंग की वजह से जो खवातीन वहाँ पे मौजूद थी उनकी कितनी बड़ी तादाद वहाँ पे हो सकती है? बिल्कुल मदीहा, ख़वातीन की जो तादाद है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे कहा जा रहा है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद में जो शॉप्स थी, कारोबारी ख़वातीन थी, वो उनके पॉलर हो गया और दीगर जो है वो कपड़ों की शॉप्स थी, तो वो ख़ासी मुश्किलात का शिकार हैं। और एक अमूमन आधी तादाद ख़वातीन की कही जा रही है कि ख़वातीन उसमें ज़्यादा थी जो सेकंड फ्लोर पे थी, और उनमें शॉपिंग करने वाली जो ख़वातीन हैं ज़ाहिर है वो भी शामिल थी। जैसे कि मैंने आपसे डॉक्टर आयशा का जिक्र किया था कि वो हामला थी और वो भी मिसिंग है। एक दुकानदार मौजूद हैं जो ऐनी शाहिद हैं, उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई है, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके से निकले, कैसे जान बचाई है? देखें, जब आग लगी है तकरीबन 10:15 बजे करीब आग लगी है, तो बेसमेंट में धुआं आना शुरू हुआ, तो ऐलान हुआ कि फटाफट जो है यहाँ से निकल जाएं। तो हम लोग जब निकले हैं तो 5 मिनट टोटल लगे होंगे। ग्राउंड फ्लोर पूरा जो है ना जल चुका था, मतलब आग इतनी तेज़ी से फैली कि पूरी आग जो है ग्राउंड फ्लोर पे लग चुकी थी। अब जो लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, सेकंड फ्लोर पे थे, उनको नीचे आने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जो एंट्रेंस थी और एग्जिट थी वो सारे बंद हो चुके थे आग से। और ये जो बताया जा रहा है कि थोड़े से अफराद थे, तो अफराद बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 150-200 अफराद कम से कम थे। उसमें दुकानदार हैं और 50-60 कस्टमर भी थे जिसके अंदर। उसमें लेडीज़ भी तकरीबन बराबर की शरीक हैं, जो इसमें यानी कि ऊपर ये समझ लें कि मुझे नहीं लगता कोई ज़िंदा होगा, मलबे समेत दब चुके हैं बहुत सारे लोग। और बताया जा रहा है 4 अफराद मर गए, 10 अफराद मर गए, तो इसका अंदाज़ा थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि जब आप निकले तो कोई फायर अलार्म बजा, जब आग लगी तो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस धुएं से पता लगा हमें। तो हमें फिर नीचे ऐलान होता है कि भाई 10 मिनट में मार्केट लाइट बंद कर दी जाएगी। फिर उसके बाद ये ऐलान हुआ कि भाई आप लोग जल्दी से यहाँ से 1 मिनट में खाली कर दें सब। तो नीचे जितने दुकानदार थे सब ने अपनी जान बचा के बंद करके वहाँ से भागे हैं। उसके बाद ये जो आग इतनी तेज़ी से फैली है ना, उससे सारा जो नुकसान हो चुका है ये। अच्छा मदीहा, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये कि दुकानदारों की जो शिकायत है वो ये है कि जो एम्बुलेंस की गाड़ियां तो पहले आ चुकी थी जब आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो तकरीबन 1 घंटे बाद आई है। तब तक आग खासी फैल चुकी थी, और जब आई है फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो वो उसकी तादाद भी सिर्फ 1 थी। फिर उसके बाद जो है वो 15-20 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई है। हर 10 मिनट बाद जो है वो पानी ख़त्म हो रहा था, ये शिकायत भी मिली है। और क्योंकि हफ्ते की रात थी तो ये मार्केट जो है गुल प्लाजा वैसे अमूमन 10 बजे के करीब बंद हो जाती है, लेकिन हफ्ते की रात थी, रश था, तो लोग शॉपिंग के लिए भी आए हुए थे। कि कोई शादी की शॉपिंग करने आया था, कोई ईद की शॉपिंग पहले से कर लेता है, तो इस सिलसिले में रश भी बहुत ज़्यादा था। तो इनका यही कहना है कि 10 बजे के बाद अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर जो गुल प्लाजा है उसमें 26 दरवाजे हैं, और ज़्यादातर जो दरवाजे हैं वो 10 बजे के बाद तकरीबन बंद कर दिए जाते हैं। तो लोगों को अपनी जान पहचाने में इसलिए
लिए भी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि अक्सर दरवाजे उनको बंद मिले होंगे और वो जब निकलने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनको मुश्किलात का ये सामना हुआ होगा कि वो नहीं निकल पा रहे होंगे, वो एक दरवाजे से जाते होंगे तो रास्ते में नजर नहीं आए होंगे। जैसे भी आपने कहा ना कि वो ऐलान हुआ कि यहाँ पे एक तो यहाँ से निकलें, और फिर उन्होंने कहा कि ऐलान हुआ कि यहाँ पे वो जो लाइट है वो उसको बंद कर देंगे। बट ऑफ कोर्स अगर वो लाइट भी बंद कर देंगे, गुल प्लाजा वैसे भी बहुत ट्रिकी, कोई वहाँ से जाए तो कि आपको एग्जिट के रास्ते आपको समझ में नहीं आते कि आपने कहाँ से निकलना है। लेकिन फरवा, मैं ये सोच के अब ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि ये नंबर कम बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि 150 तो वहाँ पे जो दुकानदार भी वहाँ पे मौजूद थे। ऑफ कोर्स कि अगर मैं 1200 दुकानों के वाले से बात कर रही हूँ और ऊपर वाली मंजिल पे अगर आपने कहा खवातीन की ज़्यादा शॉप्स जहाँ जिन पे सैलून थे, उनकी कपड़े की मार्केट थी, उनके लिए वहाँ से एग्जिट करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो ऐसी सिचुएशन है कि आपको तो कोई छत भी नजर नहीं आ रही होगी कि कैसी जाके आपको छलांग लगा दे अपनी जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल, और हमारी कुछ ख़वातीन से बात भी हुई थी जो सर्वाइवल हैं, उनका यही कहना था कि हम बस जान बचा के निकले हैं, क्योंकि ये मॉल है इसका अगर बिल्कुल नीचे की तरफ की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पे एसी है, तो इधर हैवी जनरेटर भी शामिल हैं और दीगर ऐसे आलात हैं जिसकी वजह से आग भड़कने में ज़्यादा मौसर साबित हुई होगी। खास जो परफ्यूम की शॉप हैं, खिलौनों की बैटरीज की वजह से भी बारहा जो है वो बार लगी है। लेदर के बैग्स हैं वो आग भड़काने में बहुत ज़्यादा मामून साबित होते हैं। तो ये कई अवामिल हैं और ख़ासकर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जिसमें पानी ख़त्म हो रहा था, दूसरी तरफ से अगर होल के हम जाके फायर ब्रिगेड के जो वो अमला है वो जाके बचा सकता था लोगों की जाने। कई शिकायत हैं जो लोगों की जानिब से की जा रही हैं। उसके बाद जब रात को अमल शुरू हुआ है तो 8 से 10 टैंकर भी आ गए हैं, 6 इधर हमने बैग पे फायर ब्रिगेड भी देखी हैं। तो ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो शायद। फरवा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं जो कि मौजब बने हैं इस हादसे को सानहा में बनने में। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो कॉन्स्टेंटली दे डूइंग देयर जॉब वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी बहादुरी से वो तमाम तो सिचुएशन जो है वो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचा रहे हैं। बल्कि यकीन माने कि रिपोर्टर चाहे जितना मर्जी उनकी प्रैक्टिस में होता है कि वो बड़े मजबूत होते हैं, बट जब कोई इंसान जाता है ना और जब इंसानी आज़ा की सूरत में आप एक और फेलो ह्यूमन को देखते हैं तो इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम एज वेल। मैं अब ये जैसे बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आज बहुत जल्दी से पकड़ी। उन्होंने कहा ना कि अभी पता चला, अभी ऐलान हुआ है और फौरन फर्स्ट फ्लोर पे आग लग चुकी हुई थी जी। तो ऐसी पता नहीं कितनी वहाँ पे चीज़ें मौजूद होंगी जिन्होंने फौरन आग पकड़ ली होगी। और दूसरी बात ये कि वो जो एक अलार्म सिस्टम होता है, एक मतलब ये गुल प्लाजा ऐसा नहीं कि आप सस्ती चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं, वहाँ से अच्छी महंगी चीज़ें मिलती हैं। क्या वो फायर फाइटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते? अगर देखा जाए, मैं तो हुकूमत हुकाम बाला की बात बाद में करूंगी, मैं तो इंतजामिया की बात करूंगी, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते? क्या बड़ा महंगा सिस्टम होता है ये नस्ब करना इसको? देखिए, फायर डिटेक्शन सिस्टम जो होते हैं, फायर अलार्म सिस्टम जिनको हम कहते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, वो स्टैंड अलोन भी होते हैं और सिस्टम के साथ भी लगे हुए होते हैं। यानी अगर मैं इस कमरे में हम एक अलार्म स्मोक डिटेक्टर लगा दें, क्योंकि जब भी कहीं आग लगती है तो उसके साथ स्मोक पैदा होता है, धुआं पैदा होता है, और अगर मैं यहाँ पर सिगरेट बैठकर पीना शुरू कर दूँ तो वो इतना पावरफुल होता है कि वो अलार्म जनरेट करता है। और जब जैसे ही वो अलार्म जनरेट करेगा वो लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्मोक डिटेक्टर की स्मोक प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से अलार्म क्रिएट हुआ है यहाँ पर। सो स्टैंड अलोन अलार्म सिस्टम्स बहुत चीप होते हैं, 1000-2000 रुपए में आ सकते हैं अगर विल हो तो। और अगर ऐसा कोई, जैसे उन्होंने बहरोज भाई कह रहे थे ना कि एंटिसिपेशन नहीं कि भाई कोई हादसा रोनुमा हो सकता है, कुछ गफलत हो सकती है और खुदा ना खासा जरा सा शॉर्ट सर्किट एंड यू आर गॉन जी। और अगर इंटीग्रेटेड यानी पूरे सिस्टम में लगाएं तो फिर वो एक पूरा सिस्टम होता है जो एक कंट्रोल रूम में उसकी इंडिकेशन जाएगी, जोन्स बताएगा कि किस जगह पर आग लगी है। और आग लगने की सूरत में हमें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रॉम द इंसेप्शन स्टेज जो आग लगने का होता है वो 0 सेकंड से 1 मिनट तक का होता है। उसको हम स्मॉल फायर कहते हैं। उसको किसी भी पोर्टेबल कैसे करना है, हाँ ये भी बड़े ज़रूरी है ना कि हाँ उसको किसी भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से हम बुझा सकते हैं। अगर लकड़ी, गत्ते, कागज़ की आग हो तो उसको हम पानी से बुझा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम इलेक्ट्रिसिटी के करीब ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी के करीब है तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करनी होगी। सबसे पहले अगर वहाँ पर जैसे हमने बात की कि मटीरियल क्या था, अगर प्लास्टिक मटीरियल है या परफ्यूम्स हैं तो उसमें ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा। ये वो अरेंजमेंट्स हैं जो लोकली दुकानदारों को करनी चाहिए, वहाँ की इंतज़ामिया को करनी चाहिए। उसके साथ आग 30 से 60 सेकंड्स के दरमियान
दुगनी होना शुरू हो जाती है और फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अगर सिटी गवर्नमेंट का जो हमारे म्यूनिसिपैलिटी है, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे मेयर हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फायर डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट कर रहा होता है, तो अगर फायर टेंडर्स विद इन टाइम पहुंच जाएं, और जैसे अभी इन्होंने भी बात की कि एक फायर टेंडर जो है वो 5 से 7 मिनट में खाली हो जाता है अगर आप उससे फायर फाइटिंग कर रहे हो, और फिर पानी का निज़ाम ना हो, फौरन होना चाहिए। वो 15 मिनट कह रहे हैं। मैं तो अपने जब से न्यूज़ एंकरिंग का तो करियर बहुत छोटा था, लेकिन मॉर्निंग शोज भी जब से कर रही हूँ काजी साहब, मैंने तो कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में सुना कि जो फायर टेंडर की टीम है ये टाइम पे पहुंची हो। ये घंटे बाद ही पहुंचती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात वाकई में वो देर हो जाती है, लेकिन उसमें बड़ी वजह एक मैंने बताया ना कि किसी जो आयशा मंजिल पे जो हुआ था एग्जैक्टली उसमें भी हुआ था कि जो फायर जो टेंडर था वो बहुत लेट पहुंचा था। देखिए, मुतासरीन जो है ना, वो कोई भी हो तो वो एक फितरी अमल है उसका शिकायत करना, या फिर उसका ये कहना कि जी हमारी मदद नहीं हुई या देर से कोई डिपार्टमेंट आए। तो यकीनी तौर पे ऐसा अमूमन कई दफ़ा हुआ होगा कि फायर टेंडर वक्त पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसका ये मतलब कतन हरगिज़ नहीं है जो हमने अपनी फील्ड में देखा है कि ये लोग मतलब खुदा न खास्ता जानते बूझते या फिर वो देर से आए, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं जो हमें पता है। उसमें फायर टाइम का कॉल टाइम भी रिकॉर्डेड होता है, उसमें रिस्पॉन्स टाइम भी रिकॉर्डेड होता है, और अब तो बड़ी इंटीग्रेटेड कर दी हैं, खास पे जो 1122 आया तो बड़ी इंटीग्रेटेड चीज़ें हो गई हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ रही होती हैं कि रिस्पॉन्स टाइम क्या था, कॉल टाइम क्या था, और पहला बस ये रिकॉर्ड भी ना कि जल के खाक असर हो जाए, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है ना। अक्सर तो हम देखते हैं रिकॉर्ड भी जल जाते हैं। हमारे साथ तौसीक हैदर वो भी मौजूद हैं, साबिक एंकर है और उसके बाद ज़बरदस्त एक्टर भी है। तौसीक साहब, मुझे सबसे पहले बताएं, जब इस तरह को कोई वाक़या पेश आता है, नज़रों के सामने आता है, और फिर हम एंड में यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि ज़िम्मेदार कौन है, ये सवाल क्यों हम बार बार पूछते हैं, और जब पता भी चल जाता है ज़िम्मेदार क्यों है तो उसके बाद फिर ऐसा वाक़या क्यों पेश आ जाता है? बहुत शुक्रिया मदिया। देखें, बात यह है कि मैं 3 चीज़ों की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो बात है ना कि जी दुकानदार फायर अलार्म लगा सकते हैं, 1000-2000 का आता है, अगर विल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई जल के मरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका कारोबार खत्म हो। असल में ये सिस्टम्स की और कंप्लायंस का मसला है। मैं इस बात में बाद में आऊंगा कि वक्त पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उस पर मेरा एक पॉइंट है। लेकिन असल में जब आप देखिए बर्तानिया में, यूरोप में आपको एक छोटा सा 5 मरले का घर आप बनाते हैं ना, उसके अंदर भी पूरी टीम आती है, वो जाके देखती है कि सेफ्टी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। यानी इस घर में अगर आग लगेगी तो इस घर में अगर 2 बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है, माँ बाप है, वो एग्जिट कैसे करेंगे, फायर अलार्म बोलेगा नहीं बोलेगा। 5 मरले का घर, इसको क्या कहते हैं, कंप्लायंस, यानी कि आप जवाबदेह हैं उस सिस्टम के, आप घर बना रहे हैं। तो गुल प्लाजा जो कि आइडेंटिटी था कराची की, जहाँ पे हमारे लड़कपन की यादें हैं, हम जब कराची जाते थे तो हमारे मामू कहते थे गुल प्लाजा से शॉपिंग कराऊंगा। ये अभी कुछ अर्सा पहले की बात है। सो मेरा कल मैं रो रहा था एक्चुअली देख के कि यार ये वो जगह है जहाँ पे मैंने एक्चुअली शॉपिंग की हुई है। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, कुछ देर पहले बड़ा हाई एंड था ये। यहाँ के ताजिर जो हैं वो ऐसे कोई ताजिर नहीं थे कि दिहाड़ी का सामान उठा के आए और दिहाड़ी का सामान बेच के घर चले गए 2-4-5 हजार रुपया, लेकिन नो, दे वर रियली वेल ऑफ पीपल। तो वो कंप्लायंस का सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ना, कि एक प्लाजा जो है उसको दरवाजा उसका नहीं खुल सकता जी, शटर, जब तक आप ये कंप्लायंस है। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि आपने वो अलार्म्स लगाने हैं, एग्जिट्स बनाने हैं, अलार्म बोलेगा। तो वो कंप्लायंस सिस्टम का मसला है, उनकी बेचारों की विल का मसला नहीं है। नंबर 2 कि ये वक्त पे पहुंचे कि नहीं। तो यहाँ अभी जो भाई, आई एम सॉरी उनका नाम मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आवाज सुन रहा था, वो अभी कह रहे थे, जो कह रहे थे कि जी वक्त पे पहुंचना, उस हवाले से कौन साहब थे ये? काजी साहब, हमारे सीनियर रिपोर्टर। जी काजी साहब बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता कि कोई बैठा, वो सो रहा है, वो कह रहा है यार मैं अभी जरा बैठा हूँ, मैं चिल कर रहा हूँ, अच्छा आग लग गई है, मैं जरा आधे घंटे के बाद निकलूंगा। ऐसा कोई नहीं करता इंसानी तौर पे भी, और ये प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, खासतौर पे 1122 के आने के बाद। हाँ, मसला क्या होता है, अगेन सिस्टम्स का मसला है।
उनके पास गाड़ियां, उनके अंदर डीजल होना, और उनके मरकज कितने हैं ये भी देखना बड़ा जरूरी है, इतने बड़े शहर में। मैं उसी पे आ रहा था कि कराची एक पूरा इंसानों का जंगल है, पूरी दुनिया है, पूरा एक मुल्क है। आप ये देखिए कि वो कहां से ट्रक चला होगा, कहां पहुंचा होगा, रास्ते में रश, ट्रैफिक, आपकी एम्बुलेंस की आवाज आए, आप इशारे पे रास्ता तो उसको देते नहीं है एज ह्यूमन, बहुत कम होता है, कहीं शाज़नादे। लेकिन ये सिस्टम्स का होने का मसला है, लोग निकल जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कल रात को, आप वो देखें, वो विजुअल शायद आपके पास होंगे, आप भी अभी दिखा भी सकते हैं कि वो जो पानी जा रहा है वो बेचारा ऐसे जा रहा है जैसे आप पौधों को पानी दे रहे हैं। और भाई उसके अंदर प्रेशर ही नहीं, यानी क्या मतलब है कि वो जो नोजल्स हैं, वो जो सिस्टम है, अभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, 5 से 8 मिनट के अंदर पूरा टैंकर खाली होता है। इसका मतलब है आपको बैक टू बैक टैंकर्स चाहिए। कितने टैंकर्स चाहिए आपको? तो ये पूरे सिस्टम्स का मसला है, इसमें विल का इतना मसला नहीं है, कंप्लायंस का मसला है। और इतना मुझे दुख इस बात का मदिया होता है कि ये मेरा प्यारा कराची जो है 65 to 68% पूरे मुल्क की इकोनॉमी को चलाता है। और आज इस कराची के ऊपर ये वक्त आया तो 4 ट्रक उनकी नोजलें नहीं थी जो उन ताजिरों का सामान को और उन जानों को बचा सकते। कितने अफसोस की बात। सो आई थिंक हमें बहुत स्ट्रक्चरली इस चीज को देखना होगा। बिल्कुल हाई टाइम नाउ कि कभी हम टैंकरों से मर रहे हैं, कभी हम गटर में गिर के मर रहे हैं, कभी हम टूटी सड़कों की वजह से, ब्रेक ना लगने की वजह से आपने तो तौसीक साहब पुराने सारे जख्म एक बार फिर से ताज़ा कर दिए कि वाकई अभी समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे मैनहोल खुला हुआ है, कहीं पे हम देख रहे हैं कि जी टैंकर से जो है वो डंपर माफिया जो वो भी माशाल्लाह से बदन आ जाती है, उससे वो एक्सीडेंट से हमारी डेथ हो रही है। रोडें आके खुदी हुई हैं। ये आए दिन हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी बिल्डिंग में आग लग रही है। तो भी गुल प्लाजा में भी कुछ दिनों पहले मैंने देखा एक और बिल्डिंग में, शॉपिंग सेंटर में भी, वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पे भी वहाँ आग लग गई। आई डोंट नो हम कब इससे सीखेंगे। ऐसे तो कोई सानिया और सवाल पूछना चाहूंगी, हम कुछ सीखते हैं इससे? सीखते नहीं, वही बात जो 3 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 24 सेंटर्स हैं, फायर स्टेशन जो हैं। तो अभी देखिए कैसे वो इसको आग बुझाने के लिए नहीं है, नाकाफी हैं। तो सीखते नहीं है। हम देखें हमारे हादसात नहीं होते, सानेहात होते हैं। बल्कि मुझे लगा सानेहात में ना हर साने के बाद हम फिर से रिमाइंड करा रहे होते कि देखिए हमारे पास ना प्रॉपर चीजें नहीं है। एंड में हम यही कह रहे होते हैं ऐसे नहीं है हमारे पास फायर ब्रिगेड की जो है वो टेंडर्स नहीं है, और हम सीखते भी नहीं है उससे, आइंदा की तैयारी भी नहीं करते हैं। तो जाहिर है ये अब तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है। तमाम बिल्डिंग्स की उनके सर्विस करने की ज़रूरत है और लोगों को तरबियत देने की ज़रूरत है, स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इतने स्टाफ में आप देखें कोई भी छोटे से छोटा हादसा जो एकदम सानिया बनता है उसकी वजह ये कि ताख़ीर होती है, अब चीज़ें नहीं है पूरी, आग नहीं बुझ पाती। और अगर इतने बड़े साने से भी हम कुछ ना सीख सके तो न जाने हम लोग कब सीखेंगे। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर है। और यकीनन वो ये क्योंकि इंतज़ामिया तो सो रही है, चाहे वो शहर की हो चाहे वो इस बिल्डिंग की थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही है। समा की स्पेशल ट्रांसमिशन गुल प्लाजा के जो साने है उसके हवाले से जारी और सारी है। स्टे ट्यून्ड टू समा टीवी।